है जी। एंड क्यू इज ए पॉइंट ऑन साइड एक्स वाई के ऊपर एक पॉइंट है क्यू, सच दैट क्यू जेड बाइसेक्ट्स पी वाई। अच्छा, इस पी वाई को बीच में से जा रहा है क्या क्यू जेड, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 1 1 1 1। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है कि अगर ये 2a है तो ये a है, मेरे को तो याद हो गया है। वो ये देकर ये पूछता है या ये देकर ये पूछता है, आजकल अपने एग्जाम में यही कर रहा है वो। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि एक्स क्यू जो है वो 24 है, भाई साहब क्यू ए क्यू वाई 12 हो जाएगा। यही काम वो कर रहा है। तो मैं आपको ये बता, ये एग्जैक्टली वही केस है कि यहाँ से मैंने मीडियन खींच दी, यहाँ से मैंने मीडियन खींच दी, लेट दिस बी बीपी, लेट दिस बी सी क्यू, और ये मीडियन है ना। वही केस है, उसी ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया। तो मैंने आपको क्या बताया है कि बीपी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, आप बोलोगे जी हाँ सर, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। मैं इसको बी सी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो बी सी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर तो भाई 1/4 है बी सी का, तो 5/4 बी सी स्क्वायर। और इस 4 को अगर मैं इधर भेज दूँ तो ये वही रिजल्ट है, कुछ अलग रिजल्ट नहीं, अलग तरीके से लिखा है। एक तो ये रिजल्ट है और एक दूसरा रिजल्ट भी है, इनको आप इकट्ठे याद कर सकते हो। और ये दोनों रिजल्ट मीडियन वाले हैं। देखो अपने पास दो केस है। एक केस तो ऐसा है कि ट्रायंगल की साइड्स जो हैं उनके बीच में 90 का एंगल था। एक केस ऐसा है कि ट्रायंगल के मीडियंस के बीच में 90 का एंगल। तो इन दोनों के फॉर्मूलों में थोड़ी सिमिलरिटी है दिखने में, तो इसलिए इनको इकट्ठा हम याद कर लेते हैं कि कभी कभी मीडियंस परपेंडिकुलर हैं, कभी कभी साइड्स परपेंडिकुलर है। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है, एक तरफ बीसी स्क्वायर होता है और दूसरी तरफ ये होते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे भी ऐसे ही होता है। यहां पर बीसी है, यहां पर भी बीसी ही होएगा, है 5 BC स्क्वायर। जब साइड्स परपेंडिकुलर होंगी तो यहां पर मीडियंस आएंगी, जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, उससे दूसरी चीज आएगी। जब मीडियंस के बीच में 90 का एंगल होएगा तो साइड्स आएंगी, कौन सी, ए बी और ए सी। जो मीडियंस हैं वो बेचारी छोटी होती हैं, उनको 4 की जरूरत पड़ती है इससे इक्वेट करने के लिए। जो साइड्स हैं उनको 4 की जरूरत नहीं पड़ती इससे इक्वेट। तो ये मैंने आपको बताया कि ये कैसे याद रहेगा, ठीक है जी। और अगर ये मीडियन हुई तो इसके लिए हम एक और फॉर्मूला, मतलब इसका एक और अलग रूप हम देख पाएंगे, बस ये सिंपल सी बात है। अगर ये मीडियन हुई तो क्या फर्क पड़ेगा कि अगर आप किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाते हो दो साइड्स के, तो ये इनको जोड़ने पर ये जो साइड आती है उसका हाफ होती है, यानी कि पी क्यू जो है वो हाफ है एसी का। तो पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो होगा एसी का 1/4। तो आप इस पी क्यू को लिख पाओगे, इसको, इनको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो इसका एक और वो हो गया ना 5/4 AC स्क्वायर। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर ये जो एसी है ये डबल है पी क्यू का, तो एसी स्क्वायर 4 गुना हो गया, तो ये क्या है 4 PQ स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो 4 PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर 5 PQ स्क्वायर, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड वर्जन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चीजें यहां से निकली है, और मेंटली ऐसा करना आना चाहिए। ये एसी है, ये इसका 1/4 है, तो 5/4 एसी, ठीक है। धुरंधर मेरे, तो करें अब। तो भले ये मीडियन हो, मेरे को कोई इनसे जरूरी नहीं इनका यूज करना। राइट एंगल एट ए इफ सी ई इज इक्वल टू समथिंग एंड बी डी, इन्होंने बी डी की लंबाई पूछी है। देखो फिर, तो मुझे एक बात पता है कि क्या क्या बताया इन्होंने, मेरे को एक बात पता है कि सी ई का स्क्वायर यानी कि 25 × 13/4, सी ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, ठीक है। लेंथ लेंथ ऑफ बी डी, इन्होंने और क्या बताया, बी सी इज इक्वल टू 10, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 5। मिड पॉइंट को मिला है बिकॉज ये मीडियन है, उसका हाफ होगा। इसका स्क्वायर क्या है 100, इसका स्क्वायर क्या है 25, तो ये क्या होगा 125। बस आपने यही काम करना है, तो बी डी का स्क्वायर इजीली आ जाएगा। अगर ये सारी चीजें उधर जाएंगी तो ये घटेंगी, है ना। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये उधर जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से मैंने 25 कॉमन ले लिया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो यहाँ पर बचेगा 5, 25 5 यहाँ पर बचेगा 13/4, 4 5 20 में से 13 गए 7/4। तो बी डी क्या हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा 5/2√7। सो दैट इज ऑप्शन डी, बाइसेक्ट करती है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आपको पता है कि सामने वाली साइड को जिस रेशियो में बांटेगा वही रेशियो इन दोनों साइड्स का होगा। तो सामने वाली साइड किस रेशियो में बटी है, 4 3 12 4 चौके 16, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगी ये पूरी, सिंपल सी बात। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में भाई जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये साइड्स होंगी। तो 3 4 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। अब ये क्या बोल रही है, बोल रही है भाई पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर बोले तो 5 4 9 3 12, 12 ए की वैल्यू बताओ। अगर 5 यूनिट की वैल्यू, ये टोटल कितना है जी 28, 5 यूनिट की वैल्यू 28 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 28/5, और 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, पूरा पेरीमीटर 12 यूनिट है। तो ये आपने एग्जाम में करना है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे 10 आ जाए, ठीक है। तो 28 दूनी क्या होता है 56, 56 12 6 72, 12 5 60 और 7 67, 67.2 विल बी द आंसर। तो 60 और 60 दो बराबर हिस्सों में बांटता है भाई, रोम्बस का डायगोनल। तो ये भी 60 ये भी 60, तो ट्रायंगल ए बी डी
और बी डी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तो ये जो डायगोनल है ये भी रोम्बस की साइड के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मैं ये वाला डायगोनल बनाऊं, ये वाला, एक हिसाब से जो ए ओ है, बिकॉज डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं रोम्बस के, बाइसेक्ट करते हैं बल्कि एक दूसरे को, तो ये जो ए ओ है ये क्या है, मान लो साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है यानी कि √3/2 ए। अगर मैं पूरे डायगोनल की बात करूं तो वो ए ओ से डबल होगा यानी कि इंटू 2, तो √3/a। अगर रोम्बस के अंदर एक एंगल 60 डिग्री वाला है तो उसका एक डायगोनल तो साइड के बराबर होगा यानी कि उसकी लंबाई होगी a और दूसरा √3a होगा। क्लियर है? अब देखते हैं वहां से क्या बोल रहे हैं। एग्जामिनर ने क्या बोला है कि इसकी साइड 28 है, ओके, और एक एंगल 60 डिग्री का है, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जर डायगोनल, तो लार्जर डायगोनल की लेंथ क्या होगी, लार्जर डायगोनल की लेंथ हो जाएगी 28√3। अगर आपको याद रहे तो बढ़िया बात है, ना याद रहे तो जैसे मैंने निकाला है वैसे निकालो, सिंपल सी बात है। कि कोड ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10, रेडियस 10 है, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8, तो 6 8 10, 6 8 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीधा पता लग गया, ठीक है, 3 4 5 का डबल है, ओके। देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी, तो टेंजेंट ए बी की लेंथ, तो इसको निकालने के कई तरीके हैं, कई तरीके। इस ट्रायंगल के बारे में हमें सब कुछ पता है, ए के बारे में, ठीक है जी। तो अगर ए पी की लंबाई निकालनी है तो आप कैसे, बिकॉज राइट एंगल वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींची गई है, वही वाली कंडीशन, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी जेड इंटू पी ओ। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पी जेड चाहिए, तो पी जेड तो इजीली आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ओ इंटू जेड बी। तो ए जेड है, जेड ओ है, तो जेड भी आएगी कि नहीं, आप बोलोगे जी हाँ आएगी, और वहां से ए पी स्क्वायर भी आएगा। और अदरवाइज जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचते हैं तो छोटी ट्रायंगल, ये वाली बड़ी ट्रायंगल और पूरी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो सिमिलरिटी का यूज भी कर सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर होता है। मान लो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और इस ट्रायंगल की साइड्स ए बी सी हैं और इस ट्रायंगल की साइड्स हैं 2a, तो ये क्या होगी 2b और ये होगी 2c। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, अगर एक साइड डबल है तो सारी साइड डबल होंगी, तो यही मैं यहाँ पर देख लूंगा, ठीक है जी। तो इस एंगल को अगर मैंने थीटा मान लिया तो ये एंगल तो हो जाएगा जी 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा डैश, और अगर ये थीटा डैश हो गया तो ये थीटा होगा क्योंकि 90 है, और ये थीटा है ये 90, फिर ये फिर से 90 माइनस थीटा, थीटा डैश। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ओ जेड ए और ए जेड बी। मुझे सिर्फ इस ट्रायंगल की एक साइड निकालनी है जो 90 के सामने है, तो दोनों सिमिलर हैं, तो इस ट्रायंगल की जो साइड 90 के सामने है वो है 10, तो दूसरी ट्रायंगल की साइड 10 की कुछ ना कुछ गुना होगी। अब 2 गुना होगी, 3 गुना होगी, वो डिपेंड करता है कि इस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड से कितने गुना है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड उठानी जरूरी है। इस ट्रायंगल की कौन सी साइड गिवन है, θ1 के सामने वाली। अच्छा जी, इस ट्रायंगल की θ1 के सामने वाली क्या है जी 8, उस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड 6 है, इस ट्रायंगल की वही साइड 8 है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की साइड जो है वो 6/8 गुना है, इस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड 6/8 गुना है। अच्छा जी, तो बस, तो भैया इस ट्रायंगल की जो साइड है 90 के सामने, उसके 90 के सामने वाली भी 6/8 गुना होगी, उस ट्रायंगल की हर एक कोरस्पॉन्डिंग साइड 6/8 गुना है, तो इसके 90 के सामने 10 है तो उसके 90 के सामने क्या होगा 10 × 6/8। समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, ठीक है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल। तो मैं 4 से काटूंगा जी, 4 दूनी 8, 4 15 60, 15/2 बोले तो 7.5 ऑप्शन है। करने में टाइम कितना लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, मैंने डायग्राम बनाया है और ये छोटा सा काम किया है, कोई भी साइंटिफिक रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें आपको समझाई हैं, इसी सिंपल तरीके से एग्जाम में करनी है। छोटा ही सर्कल आएगा, कभी भी टेंजेंट ऐसे नहीं खींच सकते आप, ये लो भाई ले, ये लो भाई ले, ये इधर मेजर आर्क आ गया है, इतने गंदे टेंजेंट धरती पर बिल्कुल नहीं चलते, दूसरे ग्राफ पर शिफ्ट करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा माइनर आर्क आएगा, यहाँ पर मेजर आर्क है, ठीक है जी। तो मेजर आर्क ए बी पर एक पॉइंट है क्यू, क्यू ए एम, अब ये बोल रहे हैं कि जो क्यू एम है ये 58 है और क्यू बी एन जो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो क्यू ए एम दिस इज 58 एंड क्यू बी एन दिस इज 50, हमने बताना क्या है, देन द मेजर ऑफ ए पी बी, इस ए पी बी का मेजर क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं ये भी निकाल सकता हूँ या फिर उस पे से निकाल, चलो ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करें, यहाँ पर मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपको एक बात पता होगी कि एक टेंजेंट और एक कोड के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल ये कोड ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनाती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसी चीज को हम यूज करेंगे, ठीक है जी। देखो यहाँ पर अगर 50 है तो ये 50 होएगा, और यहाँ पर अगर 58 है तो देखो ये कोड टेंजेंट के साथ 58 बना रही है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में 58 बनाएगी। यहाँ पर अगर 50 है, ये वाली कोड इस टेंजेंट के साथ 50 बना रही है तो ये कोड उधर 50 बनाएगी। अब आप वो एंगल इजीली निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आप ये एंगल निकाल लोगे 180 में से दोनों घटा के, ये एंगल निकाल लोगे 180 में से दोनों घटा के, फिर इन दोनों का 180 में से घटाओगे, कर सकते हो। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, एक और इजी। मान लो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है। अगर आपको अंदर वाले एंगल गिवन हो किसी ट्रायंगल के अंदर इस तरीके से, एंड लेट दिस एंगल बी हमारा थीटा जो हमने निकालना है, हमारा प्यारा थीटा, तो यहाँ पर एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से मैं इन दोनों के सम को घटाऊंगा, एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इस केस में हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट आप याद भी रख सकते हो, इस केस में 180 में से इन दोनों का सम घटाया जाता है, जब एक्सटीरियर एंगल बता दे तो इन दोनों के सम में से 180 घटाया जाता है,
क्योंकि एक आधी बार ये सिचुएशन यूजफुल सी हो जाती है और याद करने में ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगते। मैंने आपको बता दिया, अब आपको याद रहेगी। एंगल अंदर हो तो आपको सिंपल पता है, इनका सम 180 में से घटेगा तभी वो आएगा। बाहर हैं तो इनमें से 180 घटेगा इनके सब में से। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इन दोनों का सम कितना है भाई, ये हो गया जी 108, ये भी 108 है, तो दोनों का सम क्या हो गया 216 में से 180 घटा तो 36 होगा। और करने को कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन। ई डी का रेशियो 2:3 है, तो इसका एरिया 2 होगा तो इसका एरिया 3 होगा। ट्रायंगल ए बी डी में देखो डिवाइड कर दिया। अब इधर आ जाओ, ट्रायंगल ए सी डी में बेस को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है, ये 2 है तो ये 3 होगा, ठीक है। लेकिन अब आप देखोगे पूरी ट्रायंगल में कि सर बी डी 3 है तो डी सी 4 है, तो ऊपर वाला 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 4 को, अरे ये तो बराबर है, तो भाई साहब इनको 3 से गुना करो, इनको 4 से। इनको मैं अब एक्चुअल वैल्यू जाएंगी तो हम कंपेयर कर सकते हैं आपस में। 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये एक्चुअल वैल्यू जाएगी जो आप कंपेयर कर सकते हो। तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12 और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6, तो 2:1 आंसर। अब आप बोलोगे सर, कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे को तो समझ नहीं आया, तो उनको दूसरे तरीके से बताऊंगा। तुम्हें क्या लगा, छोड़ देंगे तुम्हें? देखो भाई, बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही बेसिक तरीके से बता दूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी मन ही मन में आप इजीली कर लोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईबी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये बात तो क्लियर है, पहले ईसीडी को देख लेना। इस वाली ट्रायंगल का जो एरिया है वो पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में कितना है, वो 4/7 है। भाई पूरी ट्रायंगल का बेस अगर 7 है तो उसमें से 4 इसका है, 3 इसका है, इसका एरिया 4/7 हो गया। तो इस नीली ट्रायंगल का एरिया 4/7 है, उसमें से इस ट्रायंगल के हिस्से में कितना आया है, इसके हिस्से में आया 3/5। पूरा बेस अगर 5 है तो 3 इसका है, 2 इसका है, मुझे तो इसका निकालना था। तो ये जो ट्रायंगल है ये 4/7 का 3/5 है। ये वाली अब ट्रायंगल का निकालूंगा। ये पूरी ट्रायंगल हरी हरी, ये इसका एरिया 3/7 है पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में। आप बोलोगे जी हाँ, 7 में से 3 इसको मिला, तो इस 7 में से अब मैं इस हरी के ट्रायंगल के एरिया पर आ गया। अब इसका एरिया 2/5 है भाई, पूरे 5 में से इसको 2 ही बेस मिला है, बेस जितना मिलेगा उतना एरिया होगा 2/5। तो नीचे 7 और 5 तो कट गए दोनों के, ठीक है। 3 और 3 भी कट गए, 2 दूनी 4, तो 2:1 रेशियो आ गया। फिर समझ में आ गई बात? तो फिर हम ऐसे कर लेंगे, दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए आपको। अच्छा, E is a point on AD such that AE is to ED is to 3. Find the ratio of ECD एंड AEB, इनके एरिया का रेशियो बताना है AEB। तो आपको एक बिल्कुल बेसिक सी बात बताना मैं यहाँ पर चाहता हूँ। क्या बेसिक सी बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर भाई साहब कभी भी अगर कोई सीवीएन खींच दी जाए, यानी कि कोई लाइन खींच दी जाए ऐसे, यहाँ से एक लाइन खींचती है ऐसे, तो ये बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी, मान लो 2:3 रेशियो में डिवाइड किया, उसी रेशियो में इस ट्रायंगल के एरियाज को डिवाइड कर देगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो ट्रायंगल है ABD और ACD, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया दो चीजों पर डिपेंड करता है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो भाई हाफ तो दुनिया की हर एक ट्रायंगल के एरिया में होता है, तो इन दोनों के एरिया में भी हाफ है। मैं इनके एरिया को कंपेयर कर रहा हूँ, और इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की हाइट तो सेम है ही, दोनों एक बराबर ऊंची है क्योंकि एक ट्रायंगल से कटी है, तो हाइट से भी इनके एरिया में फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस ट्रायंगल का बेस ज्यादा, एरिया ज्यादा, जिसका बेस कम उसका एरिया कम, जिसका बेस जितने गुना उसका एरिया उतने गुना। तो सिर्फ बेस पर डिपेंड करता है कि एरिया कितना होगा, जिस रेशियो में बेस उस रेशियो में एरिया, ये आपको पता, सिंपल सी, ठीक है। तो इसी बेस पर हम इजीली इसको कर सकते हैं, देखो। और यही बात लागू होगी, ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई ट्रायंगल को ऐसे, खड़ी ट्रायंगल को ऐसे 3:4 में बांट दिया बेस को, ऐसे टेढ़ी ट्रायंगल पड़ी हो उसके बेस को ऐसे 1:2 रेशियो में बांट दिया तो भी तो एरिया ऐसे ही होगा। मैंने इसको बेस मान लिया, इस लाइन को ऐसे 1:2 रेशियो में बांटा तो एरिया 1:2 रेशियो में होगा। यहाँ पर यही चीज यूज की है, देखो AE और ED का रेशियो 2:3 है, तो इसका एरिया 2 होगा तो इसका एरिया 3 होगा। ट्रायंगल ABD में देखो डिवाइड कर दिया। अब इधर आ जाओ, ट्रायंगल ACD में बेस को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रखा है, ये 2 है तो ये 3 होगा, ठीक है। लेकिन अब आप देखोगे पूरी ट्रायंगल में सर BD 3 है तो DC 4 है, तो ऊपर वाला 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 4 को, अरे ये तो बराबर है, तो भाई साहब इनको 3 से गुना करो, इनको 4 से। इनको मैं अब एक्चुअल वैल्यूज आएंगी जो हम कंपेयर कर सकते हैं आपस में। 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये एक्चुअल वैल्यूज आएगी जो आप कंपेयर कर सकते हो। तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 12 और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6, तो 2:1 आंसर। अब आप बोलोगे सर एंगल RQT is 58, ठीक है। देन फाइंड द मेजर ऑफ RTS, ये बताना है। एक कुछ चीजें तो मेरे को डायरेक्टली दिख रही हैं कि RTS अगर निकालना है तो यहाँ पर इसने Z बनवाया हुआ है, वो फोकट में नहीं बनवाया है इसने। उसने क्या बताया है, ये जो है ये इसके पैरेलल है, तो मुझे अगर ये एंगल निकालना है थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये निकालूंगा तो ये बात बन जाएगी, ठीक है जी। आगे देखते हैं। और इसने क्या बताया, इसने बताया कि PR जो डायमीटर है, फोकट में तो बताया नहीं है, यूज ही करना है। तो मैंने देख लिया डायमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन की, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये एंगल कितने का होना चाहिए, 90 में से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा जी 32, 90 में से 58 को घटा दो। अब ये वाला चाप, ये वाला आर्क अगर यहाँ पर 32 बना रहे तो यहाँ पर भी 32 बनाएगा, और ये 32 है तो ये भी 32 है, दोनों बराबर ही है, थोड़ी देर पहले बताए थे। तो आंसर इज 32। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि अगर आप ज्यादा 1 एंड E इज ए पॉइंट ऑन साइड AB सच दैट EC बाइसेक्ट्स, EC E यहाँ पे एक पॉइंट है ताकि EC जो है वो क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है BD को बाइसेक्ट यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो ये ऐसे जाता होगा। हालांकि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर याद है, इसको बाइसेक्ट करता है 1:1, ये बार बार आ रहा है, पहले भी एक बार ऐसे में आया था। सिमिलरिटी से भी हो जाता है, मास एंड ज्योमेट्री से भी हो जाता है, लेकिन मास एंड ज्योमेट्री प्रेफर करेंगे।
ठीक है। और अगर आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं आती तो मैंने एक वीडियो बनाई है ज्योमेट्री टॉप 200 क्वेश्चंस, यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वो देख लेना। उसके स्टार्टिंग में मास पॉइंट ज्योमेट्री ही करवाई, तो इसीलिए वो स्टार्टिंग में करवाई। कई बच्चे बोल रहे थे मास पॉइंट ज्योमेट्री आपने करवाई नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैं सिमिलरिटी से बताऊंगा नहीं इसको, तो मास पॉइंट ज्योमेट्री से हम कैसे करेंगे। देखो, एक तो ये लाइन है, वो लाइन है जिनका आपको रेशियो पता है। एक तो ये वाली लाइन है बीडी, और एक ये है एसी, जिनका रेशियो पता है वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट का वेट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो बीच में इस लाइन के लिए अगर मैं वेट मानूंगा तो मैं 2 यूनिट मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर सम मानना होता है, 1 और 1 2। तो यहाँ पर भी 1 किलो वजन, यहाँ पर भी 1 किलो वजन। अब इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 है, तो इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 2 होगा। और एग्जामिनर ने बोला है, क्या बोला है देखो, ई बी, ए की लंबाई 30 है, ए की लंबाई उसने बताई है 30 है, तो ई बी की लंबाई बताओ। देखो यहाँ पर वजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो रेशियो इससे उल्टा होता है। इसकी लंबाई अगर 2 होगी तो 1 यहाँ पर आएगा, इसकी लंबाई 1 होगी, 2:1। 2 को अगर 30 रिप्रेजेंट करता है तो 1 को 15 रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मास पॉइंट ज्योमेट्री एमपीसी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो समझ लेना। टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री कर लेना, स्टार्टिंग में मास पॉइंट ज्योमेट्री ही करवाई है दोस्त, कोर्स में तो है ही ऑफ कोर्स। पॉइंट्स अपोजिट साइड पर इज दैट एसीडी इज 25, तो एसीडी को 25 बना दूंगा उसको, बाकी देखी जाएगी। 25 एग्जैक्ट बनाना जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट इसकी शक्ल तो 25 से मैच हो, ये ना होना कि ओप्यू सिंगल बना के बैठ गए। इज दैट एसीडी इज 25, ई इज अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क बीडी, ये जो माइनर आर्क बीडी, छोटे वाला आर्क, आर्क बीडी 2 हो सकते हैं, तो ये बड़े वाला और एक छोटे वाला, इसके ऊपर कोई पॉइंट है ई, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बीईडी, ये बताना है, ठीक है जी। कोशिश करते हैं। हमें एक तो ये बताया कि भाई साहब ये डायमीटर है, और एक हमें इसका, तो इन 2 चीजों को यूज करेंगे। तो मुझे ये एंगल पता करना है ना, तो मैंने यहीं पर कंस्ट्रक्शन करती, यहीं पर। तो मुझे एक बात पता है कि डायमीटर ए बी इस एंगल को तो 90 बना लेगा, तो जो एंगल मुझे निकालना था उसके 2 पोर्शन है, एक तो 90 वाला, एक बाकी बचा हुआ। और एक और बात मुझे तुरंत दिख गई, क्या दिख गई, ये जो आर्क है इसने यहाँ पर अगर 25 बनाया है तो यहाँ पर भी 25 बनाएगा भाई, ने यहाँ पर 25 बनाया तो यहाँ पर भी 25 बनाएगा। तो ये वाला हिस्सा 90 डिग्री का है, ये वाला 25 का, तो ये पूरा एंगल जो इन्होंने पूछा वो 115 डिग्री का है, ठीक, क्लियर है, कोई शंका नहीं। Point D lies on AB and points E and F lie on BC. Says the DF is parallel to AC. DF is parallel to AC. DE is parallel to AF. तो ये जो AF है इसके पैरेलल है DE। तो यहां पर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स का केस बनेगा। अगर बेस के पैरेलल कोई लाइन खींचे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है ना, छोटी और बड़ी वाली, वही वाला केस यहां पर बनेगा। उसी से क्वेश्चन सोल्व है, और काफी मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी बार बार आ रहे हैं, तो ध्यान से देख लो। BE is equal to 4, BE 4 है, CF is equal to 3, CF 3 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ EF, तो EF की लंबाई बताओ, ठीक है जी। तो EF की लंबाई मैंने A मान ली, ABCD कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट इतना तो फ्रीडम है आपको, देखो, ठीक है। तो अब निकाल लें, तो हमने EF की लंबाई निकालनी है। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 डंडे वाली है ना, इन पर फोकस करो, इन पर। एक्जैक्टली यही केस है, बेस के पैरेलल लाइन है, ट्रायंगल ABF में बेस के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, तो इस और इस साइड का जो रेशियो है वही रेशियो इस और इस साइड का होगा। यहाँ पर रेशियो 4:1 A है, तो यहाँ पर भी रेशियो 4:A होगा, इनकी लंबाइयों का रेशियो। तो ये सिर्फ रेशियो है, एक्जैक्टली रेशियो है, ठीक है जी। अब आप फोकस करो किसके ऊपर, अब आप फोकस करो इसके ऊपर, ब्लू वाली जो है ये और ये पैरेलल है भाई, ये और ये पैरेलल है, तो 4:A इसका रेशियो है, तो इसका भी 4:A रेशियो होगा, बस वही इक्वेट करना है। तो 4/A इक्वल टू ये पूरा कितना है 4 + A डिवाइडेड बाई ये 4:A है, तो दिस ये 3 होगा, बस दैट्स इट, खत्म कहानी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उधर ऊपर जाएगा, तो A² 4A, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसे, A² हो गया प्लस 4A हो गया, ये 4 इधर आएगा, ये 3 आएगा, 3 चौके 12, और उधर जाएगा तो -12 इक्वल टू 0। तो भाई 2 ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट तो -12 है, सम -4 है, साइन चेंज होते हैं ना, सम -4 है, 6 दूनी 12, तोड़ो इसको, सम -4 है तो बड़े वाला नेगेटिव होएगा, तो A की वैल्यू 2 आ जाएगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती लंबाई, ठीक है, इट इज ऑप्शन सी। देखा, मजा आया। ऐसे और क्वेश्चन आएंगे। इन ए ट्रायंगल ABC AB is to AC is 5:2, यानी कि AB को थोड़ा सा बड़ा रखना है। एग्जामिनर बोलना चाह रहा है कि भाई AB को थोड़ा सा बड़ा रख दो, ये लो, ये बड़ा है, ये छोटा है, AB is to AC। BC is 9 सेंटीमीटर, ये रेशियो है, ये यूनिट है जो 9 सेंटीमीटर। BA को उसने प्रोड्यूस किया कहां तक, D तक, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD, अच्छा ये क्वेश्चन है, एंगल CAD का एंगल बाइसेक्टर, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, मीट्स BC प्रोड्यूस्ड एट E, तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, देन CE की वैल्यू क्या होगी। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। अगर एंगल A का एक्सटीरियर एंगल बनाया है, एंगल A का एक्सटीरियर एंगल बनाया है और उसको बाइसेक्ट किया गया है, एंगल तो A है, तो उस एंगल A से ट्रायंगल की जो 2 साइड्स निकल रही हैं उनका रेशियो, यानी कि AB और AC का रेशियो, इस A से ट्रायंगल की 2 साइड निकल रही हैं, इनकी लेंथ का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा A से जो साइड निकली थी वहां से लेकर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिला वहां तक की लेंथ लिख लो, यानी कि B से लेकर E तक की, और AC ये यहां पर उतरी है तो C से लेकर E तक की। याद कैसे करना है समझ में आ गया बात। तो इट इंप्लाइज दैट AB और AC का भाई साहब ने रेशियो बताया है 5 और 2 इक्वल टू, इसको मैंने मान लिया जी x, BC यानी कि 9 + x, और CE यानी कि x, तो जो भी इन्होंने पूछा है CE x की वैल्यू वो हम बता देंगे। नीचे और ऊपर कितने का फर्क है,
आप बोलोगे जी 3 का, यहाँ पर कितना फर्क है 9 का, तो इस फर्क को क्यों ना मैं 9 कर दूं, तो इसको 3 गुना कर देता हूँ, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 हो गया ना, 9 का फर्क 3 गुना कर दिया, पहले 3 का फर्क था, 9 चाहिए था 3 गुना कर दिया, तो x की वैल्यू 6 है, 9 + 6 की वैल्यू 15, x की वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन डी। पॉइंट बी इज ऑन ए सी सच दैट ओ बी इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हम ये स्टार्ट कहां से करेंगे, आपको पता नहीं लग रहा होगा कैसे बनाऊं अभी। एंड एंगल ओ बी ए इज 60, ओके, एंगल डीओसी 60, अब आपको पता चलेगा सी हमने सर्कल पे कहीं पर लेना है ताकि एसी कोड बने, तो डीओसी 60, तो ऐसे ऊपर या नीचे ऐसे आपको लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा एसी, और अगर ये 60 है तो ये 30 हो गया। आप बोलोगे जी हाँ मेरे को वैसे डायग्राम बड़ा बनाना चाहिए था, कोई नहीं आप देख लेना, थोड़ी सी खिचपिच यहाँ पे हो जाएगी भी। ठीक है, अब इसने क्या बताया है, एंगल ओ बी ए, ओ पॉइंट है एसी पर सच दैट एंगल, सॉरी बी पॉइंट है एसी पर सच दैट ओ बी ए इज 60, ताकि ओ बी ए 60 है, तो देखो जी ओ बी ए अगर ये 60 होगा तो इसका मतलब ये तो 90 होगा, ये 30 60 90 है ना। ठीक है जी, अब तक ठीक चल रहे हैं। अब आगे इसने क्या बताया है कि ओ बी इज 7, कि ओ बी 7 है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल 30 होगा, ये 90 है ये 60 है तो 30 होगा, स्ट्रेट लाइन पर 180 होते हैं, और ये बाहर वाला 60 है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल हुआ ना भाई, इन दोनों के सम के बराबर, तो ये तो 30 होगा, तो ये तो 30 होगा। ठीक है, अब एग्जामिनर ने बोला क्या है कि भाई साहब ओ बी की जो वैल्यू है दैट इज 7, तो मुझे बी सी की वैल्यू बता दो, तो एक ट्रायंगल के अंदर इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड बराबर होती है, तो बी सी की वैल्यू 7 हो जाएगी। और पूछने को वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस सर्कल का रेडियस बताओ, रेडियस कितना होगा बताओ जरा, बताओ। ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर ओ बी 7 है, 30 के सामने 7 है, ठीक है, तो 60 के सामने क्या होगा, ए ओ रेडियस है ना 7√3, रेडियस होगा 7√3। A diameter AB is produced to a point P lying outside the circle. Okay. एक सर्कल है विद सेंटर O, पॉइंट P से इसने टेंजेंट खींच दिया, AB is produced, डायमीटर AB, अच्छा डायमीटर AB is produced to P, और P से इसने PT एक टेंजेंट खींच दिया, PT is a tangent to the circle at point C। एक तो एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है, कई बार ऐसे PT बोल के AC बोले, बातें सीधी सीधी नहीं बताता। इफ BPT इज BPT, अगर ये 28 हो गया, ओके, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ BCP, तो BCP का मेजरमेंट क्या होगा, इस वाले एंगल का मेजरमेंट हमने बताना है, तो करो जी एक बार ट्राई, देखते हैं क्या होगा। अगर ये 28 है और AB जो हो डायमीटर है, तो मैंने ये बताना है, तो ये यहाँ पर क्या बनाएगी, अगर मैं वो बताऊंगा तो बात हो सकती है ना। अगर मैं इस रेडियस को मिला लूँ तो ये तो पूरा 90 हो गया ना, क्लियर है। OCP के अंदर ये 90 हो गया, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 बनाएगा, तो मुझे ये पता चल गया, आप बोलोगे जी हाँ पता चल गया, 90 में से 28 का कितना आ जाएगा 62, अगर ये 62 है तो ये क्या होगा, ये 31 होएगा, और अगर ये 31 हुआ तो ये भी 31 होएगा, आंसर 31। ऐसा क्यों होएगा सर, ऐसा इसलिए होएगा कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई कोड है और उस कोड के साथ टेंजेंट ने अगर थीटा बना रखा है, तो कोड ऑल्टरनेट सेगमेंट में थीटा ही बनाती है। ये थ्योरम मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ऐसे कि कोड ने यहाँ पर टेंजेंट के साथ थीटा बनाया, दूसरी तरफ थीटा ही बनाएगी, वो बस यहाँ पर उल्टा दिख रहा है। जैसे ही मेरे को पता चला कि मैंने ये निकाला, मैंने ये देख लिया कि ये कोड और टेंजेंट के बीच में एंगल है, तो मैं यही फाइंड करना चाह रहा था कि ये कोड दूसरी जगह क्या बनाएगी। फिर पता चला ये कोड सेंटर पर 62 बना रही है, तो भाई साहब यहाँ पर 31 बनाएगी, सर्कमफ्रेंस पर आधा बनाती है, तो अगर ये 31 है तो 31 होगा। एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज अगर यहाँ पर 62 बना है तो 90 में से 62 को घटाओ, 28 सॉरी 180 में से 62 को घटाओ, 180 में से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 20 में से 8 गए 112, 112 का आधा ये हो गया 56, क्या गलत कर दिया मैंने, 112 क्यों 118 होएगा, और ये हो जाएगा 59, बिकॉज ये दोनों रेडियस है ना, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये भी 59 और ये पूरा एंगल 90 है, तो 90 में से 59 गए 31। AB is a chord of length 10 cm, tangents at point A and B, ओके, पॉइंट A B पर जो टेंजेंट्स हैं ये मान लेते हैं पॉइंट A पर B पर, ये कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं P पर, कोड AB है 10 सेंटीमीटर की है। OP इज इक्वल टू 2OA, ये O है, OP ये जो है ये OA से डबल है, OA की लंबाई अगर जितनी भी है उससे डबल OP है। तो आपको एक बात तो पता ही होगी भाई साहब, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्या बात पता होनी चाहिए कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर टेंजेंट्स ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहां से अगर मैं एक कोड बनाऊं ABP, लेट दिस बी O, तो ये जो OP है और ये AB है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और ये जो AZ है और Z बराबर होंगे। ये सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, ये काइट बनता है, एग्जाम में बार बार ये चीजें प्रूव नहीं करेंगे। ओके जी, तो यहां पर इसकी लंबाई कितनी है 10 है, तो ये 5 होगा, तो ये 5 होगा। और अब एग्जामिनर ने क्या बताया, एग्जामिनर ने ये बताया कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर
ओ ए से डबल है ए पी, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक साइड दूसरे से डबल कब होती है? जब 30 60 90 वाला केस हो, 30 के सामने वाली साइड से डबल होती है 90 के सामने वाली, है ना? तो उसने क्या बताया है कि ओपी जो 90 के सामने वाली साइड है ओपी वो डबल है ओ ए से, तो इसका मतलब ओ ए जो है ये 30 के सामने वाली साइड होगी, तभी 90 के सामने वाली इससे डबल है और ये 60 होगी, 30 60 90 की ट्रायंगल है। क्लियर है? ओके, तो हमने किसकी लेंथ बतानी है? देन फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। तो ए पी की लेंथ बतानी है तो भाई इजीली बता देंगे। अगर ये 30 है ट्रायंगल ए जेड पी में, ये 30 है ये 90 है, तो ये 60 होएगा। 30 के सामने अगर 5 है तो 90 के सामने क्या होगा जी? 10 होएगा। एपी की लंबाई क्या हो जाएगी जी? 10। बस ये चीज है। ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीबीसी आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। एबीसी और डीबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। ए बी सी, अच्छा, और डीबीसी विद कॉमन हाइपोटेन्यूज। ओके ओके, तो बीसी को लेना पड़ेगा फिर, वो दूसरी डीबीसी है ना, विद कॉमन हाइपोटेन्यूज बीसी, तो ये ऐसे ले लेते हैं डीबीसी। बीडी एंड एसी, कभी कई बार क्या होगा, आप ऐसा डायग्राम बना लोगे कि बीडी और एसी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, फिर आप बोलोगे सर फिर हम क्या करें भाई साहब, डायग्राम एक आधी बार डायग्राम करते हुए बन जाता है, नॉट अ बिग डील। इंटरसेक्ट एट पी, बीडी और एसी को इंटरसेक्ट करने पर पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ पी ए, तो अभी एक बात आपको पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है उसको हम हमेशा एक सर्कल के अंदर पुट कर सकते हैं, एक सेमी सर्कल के अंदर। हमेशा सेमी सर्कल के अंदर जो भी ट्रायंगल बनती है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर भी हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये एक सेमी सर्कल होगा और उस सर्कल के दूसरे हिस्से के अंदर ये है, तो एक सर्कल होएगा जो ऐसे इन दोनों को टच करता हुआ जाएगा। सेमी सर्कल के अंदर ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरे वाले के अंदर ये वाली राइट एंगल। तो एक हिसाब से ये एक सर्कल था, उसके अंदर ये लाइनें ड्रॉ हो रखी हैं, तो इस सर्कल के अंदर ये एक लाइन है ये, और ये एक लाइन। अब तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम से आपको पता लग गया होगा कि इक्वेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड है। इसने क्या बताया? पी ए, पी से लेकर ए तक 8 है, पी सी 4 है, तो पी ए इज 8। ओके जी, पी डी इज 3.2। हमसे पूछा क्या है? बी डी। ठीक है, तो अब आपको पता है ना पी सी इंटू पी ए यानी कि 4 इंटू 8 इजिकल टू पी डी यानी कि 3.2 इंटू पी बी, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। देखो भाई बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे जाना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा बेसिक में, उतना तो ये थ्योरम है, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम इसको हम बोल सकते हैं, पी ए बी पी सी डी। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये चीज मैंने वहां पर यूज की है। ठीक है, तो अब कैलकुलेट कर लेंगे जरा। 8 चौके 32, 3.2 से कटूंगा तो 10 पर जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा 10 है, 10 में से ये गया तो इट विल बी 6.8, 15 सेंटीमीटर। देखो सेंटर से अगर मान लो सेंटर ओ है, सेंटर से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ये परपेंडिकुलर लाइन, तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, सिंपल सी बात है, तो ये हो जाएगा 9 और 9। अगर मैं सेंटर से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करूंगा तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, परपेंडिकुलर लाइन ये होगी 6 और 6। यहाँ पर एक खास बात क्या है वो मैं चाहता हूँ कि आप नोट करो। खास बात ये है भाई साहब कि 9 और 6 कितना है? 15, और इनके बीच में गैप भी 15 है, इन दोनों का सम भी 15 है और इनके बीच में डिस्टेंस भी 15 है। एग्जामिनर ऐसा काम करता है, कई बार करता है, उसका फायदा क्या होता है? एक और काम जो करता है वो भी बता दूं साथ के साथ, ये करेगा दोनों कोड्स को सेंटर के एक ही तरफ दे देगा। अगर मान लो उसको यही कोड देनी होती ना, सी डी और ए बी, पता है क्या करेगा? अब आपको ये बोल देगा कि जो सी डी है वो 18 की है, ये 9 और 9 होगी, 6 और 6 होगी, दोनों के बीच में गैप 3 का है, तो 9 और 6 का फर्क 3 है, 9 और 6 का डिफरेंस 3 है अगर एक साइड है तो, और यहाँ पर 9 और 6 का सम 15 है। ये होना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में वो ऐसे देता है, तो वो क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई इसका मतलब अगर इन दोनों, अगर ये अलग अलग साइड है और दोनों का सम 15 है, कोर्स के हाफ का सम इनके डिस्टेंस के बराबर है, यानी कि सेम ट्रायंगल यूज हुई है दोनों जगह। अगर ये 6 है तो ये 9 है, और ये 9 है तो ये 6 है। देखो ए ओ तो रेडियस है, सी ओ तो रेडियस है, ये तो साइड सेम ही है, तो भाई साहब 6 9 और आर राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है, और 6 9 और आर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है, होगी ना कंडीशन सेटिस्फाई। 6 9 का हाइपोटेन्यूज वही होगा जो 6 9 का हाइपोटेन्यूज है, और आर यहाँ पर होना चाहिए। तो कई बार वो सेम ही ट्रायंगल को यूज कर लेता है, तो अगर अलग अलग साइड पर हो तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो इनके सम के बराबर होगा, सेम साइड पर हो तो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी अगर ये 6 है ये 9 है, ये 6 है तो दूसरी 9 होगी, अगर ये 6 है तो ये 9 है, और ये 9 है तो ये 6 है, तो आपको तुरंत मिल जाती है चीजें। तो इसने पूछा क्या है? रेडियस, तो रेडियस तो इजीली बता दोगे ना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। 6 9 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 9 और 4 13, अंडर रूट 13, और मैंने 3 काटा था, 3 रूट 13। सर देखो जी इस तरह के भी कई क्वेश्चन आए, अगर मुझे ये निकालना है तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। सिंपल है, वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। चलो पहले वैल्यू पुटिंग से करें, चलो पहले इससे कर लेते हैं फिर वैल्यू पुट करके बता दूंगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? पी, पी का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या है? क्यू, माइनस 2 क्यू। ठीक है, और ये चीज़ क्या होगी? ये होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
एग्जैक्टली इसी तरीके से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये अभी अभी मैंने निकाली है, ये इसका होल स्क्वायर करता हूँ। देखो पी फोर प्लस फोर क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू, और आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर। तो फोर क्यू स्क्वायर से दो क्यू स्क्वायर गए, सिर्फ दो क्यू स्क्वायर रह जाएंगे, ये आपको दिखना चाहिए। पी फोर माइनस फोर क्यू स्क्वायर प्लस ऑप्शन डी। एक तो ये तरीका है, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर मैं ए और बी की वैल्यू पुट कर दूं, मान लो ये दो है ये एक है, तो दो प्लस एक इसकी वैल्यू तीन आ जाएगी, और दो इंटू एक इसकी वैल्यू दो आ जाएगी। इसकी वैल्यू जो भी है देख लेते हैं क्या होगा। तो दो की पावर चार 16 प्लस एक की पावर चार एक, जो भी ऑप्शन 17 देगा वो आंसर हो जाएगा। तो तीन तीन की पावर चार 81 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो भाई तीन दूनी छः 36, तो तीन दूनी छः उसका स्क्वायर मैंने कर दिया 36 दूनी 72 प्लस क्यू स्क्वायर, दो की वैल्यू चार, 81 और चार 85, तो ये हो गया ऐसी 13, ये तो नहीं होगा, हमें चाहिए 17। ऐसे ही जब आप चेक करोगे तो हम जानते हैं कि ये आपको ऑप्शन दे देगा। हो सकता है मैंने भी कुछ ऐसे चेक करके नहीं देखा, इनमें से कोई और भी 17 दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर वैल्यू बदलनी पड़ेगी। स्क्वायर का सम जीरो है, तो यानी कि वो चीज जीरो है खुद, यानी कि ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो हम बार बार इनका स्क्वायर कंप्लीट करें उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हम ये कर सकते हैं, अगर हमें ए की वैल्यू मिले और हमें ये केस पहचान में आ गया कि ये वाला केस है, तो हम ये कर सकते हैं भाई, यहाँ पर ए के कोफिशिएंट का हाफ उठाओ, यहाँ पर पहले ही दो बाहर पड़ा है तो सारे कोफिशिएंट हाफ हो रखे हैं। ए का कोफिशिएंट का हाफ क्या है, -3 बटे में ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 9, ए की वैल्यू आ जाएगी -1/3। थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐसे किया था, ये जीरो आना था, फिर ये +1 जीरो आना था, तो ए की वैल्यू -1/3। इससे आप फर्स्ट वैल्यू निकाल सकते हो। तो बी की वैल्यू क्या होगी जी, बी का कोफिशिएंट का हाफ 2, यहाँ पर बी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1/2। सी की वैल्यू क्या होगी भाई 28 बटे में यहाँ पर क्या है 49, 7 चौके 28 7 7 49। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा ए, यानी कि ये पूछा क्या उसने, फ्रैक्शन में कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, +2b +1 माइनस सी -4/7। तो एक में से 1/3 घटाएंगे तो प्लस का 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 3 चौके 12, 14 में से 12 गए 2/21, ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। तो आगे इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो पहचान लोगे। इस क्वेश्चन को करने में कोई चैलेंज नहीं है, इस क्वेश्चन में चैलेंज एक ही है, स्टूडेंट को जब भी एग्जाम में दिखता है तो उनको ये स्ट्राइक नहीं होता, ये सम ऑफ स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, इतना इजीली नहीं दिखता, धीरे धीरे भी प्रैक्टिस दिखता है, बस और टेक क्या ही है, 15 सेकंड में उड़ा दोगे इसको, सीधी सीधी वैल्यू निकलती है, वो एक चीज पूछता है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि इनका 2ab वाला टर्म सेम होगा और वो कटेगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर क्या होगा। देखो मेन चीज आपकी ये जाननी जरूरी है कि मैं क्यों बोल रहा था कि भाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे यहाँ पर ए के साथ एक्स है, यहाँ पर इस एक्स को बी के साथ कर दिया, बी के साथ वाई है उसको ए के साथ कर दिया, तो इनके जो स्क्वायर है वो तो अलग अलग हो जाएंगे, आपस में चेंज कर दिया, लेकिन जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो एक्जैक्टली वही चीजें हैं, इसमें बीच में पॉजिटिव है इसमें बीच में नेगेटिव है, तो ये जो 2ab वाला टर्म है ये यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव कट जाएगा, और इनको चेंज करने के कारण क्या होगा, इनको चेंज करने के कारण ये कॉमन आएंगे, देखना भी कैसे भी इसको सोल्व कर लो। अगर मैंने इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इनमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखो कॉमन आ रहे हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन आए, इसकी वैल्यू आपको उसने दे रखी है, इसकी वैल्यू आपने उसको दे रखी है, उसने आपको दे रखी है। ठीक है, तो 17 × 25 इन दोनों का प्रोडक्ट 17 5 85 34 और 8 42, उधर से -64 में ले आया इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हो गया 361 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या होगी +-19, यही मैं बोल रहा था, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन गिवन है, दैट इज ऑप्शन। ठीक है जी, तो देखो ए बी एंड सी डी आर प्रोड्यूस टू मीट एट पी, तो ए बी, अब हम बना लेंगे अपनी कोड्स, और सी डी ऐसे, ये ए बी है ये सी डी है, पी पर ये मिल रही है। एंगल डी ए पी इज 36, एंगल डी ए पी दिस इज इक्वल टू 36। ओके, एंड यहाँ पर ये भी ध्यान रखना ये डायमीटर है, इसका यूज हो गया तभी उसने बताया, एंड ए पी सी इज 30, ए पी सी दिस इज इक्वल टू 30। ओके जी, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सी बी डी, सी बी डी का मेजरमेंट क्या होगा, ओके, इसका मेजरमेंट क्या होगा, अगर मैं ये पता कर लूँ, देखते हैं कैसे होगा। सी, इसका एक्सटीरियर एंगल तो मुझे पता लग ही गया, ओके, वो पूरा एंगल 90 पता लग गया, अगर ये पता लग जाए, तो अगर मुझे ये पता लग गया, 66 90 में से 66 के 9 में से 3 24 इसका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे मैं सोच रहा हूँ,
ये इस पूरे ट्रायंगल को देखो, इसको, इन क्वेश्चंस को करने के कई तरीके होते हैं, कहीं से भी घूमकर आ जाओ, आंसर पता लग जाता है। तो ये 36 है, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। ठीक है, 66 हो जाएगा। अब इस आर्क ने यहाँ पर 66 बना रखा है, तो इस आर्क ने यहाँ पर भी 66 बनाया होगा, 66 बनाया होगा, 66 एंगल सबटेंडेड बाई सेम आर्क, और ये पूरा एंगल ये 90 डिग्री होएगा, क्योंकि डायमीटर ने बना रखा है एडी ने। तो 90 में से 66 गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, एंड दैट विल बी योर आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्लियर है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, एक्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन दो तरीके से बता चुका हूँ, अब यहाँ पर एक ही तरीके से बताऊंगा। तो उम्मीद है आप मेरे बताने से पहले कर देंगे। कौन से वाला एंगल है, 135। ठीक है, 135। पी क्यू इज इक्वल टू 8√2 एंड पी आर इज इक्वल टू 17। ठीक है, ये 135 है। अगर ये 135 है तो मैंने इसको एक्सटेंड किया ताकि मैं यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ। यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो जाए। तो ये कितना हो गया, ये 45 हो गया, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 है। तो भाई साहब 45 90 वाली ट्रायंगल बन गई। 90 के सामने 8√2 है, तो 45 के सामने 8, 45 के सामने 8, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 8 17, तो ये पूरा कितना होगा, तो ये हो जाएगा जी 15। 15 में से 8 गई, ये क्या हो जाएगा जी 7। और उसने क्या पूछा है, क्यू आर। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप कोसाइन रूल भी लगा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया। ए बी एंड बी सी, डी और ई पॉइंट है, सच दैट बी डी इज टू डी ए इज 1:2, बी डी इज टू डी ए इज 1:2। ठीक है जी, सी ई इज टू ई बी, सी ई इज टू ई बी इज 1:4। हालांकि इस रेशो में दिख नहीं रहा, बट मेरे को लग रहा है एमपीजी का क्वेश्चन है, इसलिए मैं सीधा ऐसे कर दिया, उसमें फर्क नहीं पड़ता। इफ डी सी एंड ए ई इंटरसेक्ट एट एफ, डी सी एंड ए ई इंटरसेक्ट एट एफ, हमने क्या बताना है, एफ डी एफ सी। हाँ वही एफ डी एफ सी, हाँ जी एमपीजी का है। तो इसके लिए आपको एमपीजी आनी चाहिए, पहले से नहीं आती है तो यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, पहले भी इस वीडियो में बता चुका हूँ 2 बार। टॉप 200 क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, वहाँ पर मेरी वीडियो आएगी, स्टार्टिंग में मैंने एमपीजी करवा रखी। तो जिन लाइंस का मुझे रेशो पता है वो ये है और ये है, और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो मैं यहाँ वाले वेट को मानने से स्टार्ट करूंगा। यहाँ वाला वेट एक तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए और एक 1 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 2। अगर 2 की जगह 2 है तो 1 की जगह 1 होएगा, यहाँ पर वजन होएगा जी 1। ठीक है जी, तो 2 और 1, यहाँ पर वजन होएगा जी 3। अब 1 की जगह अगर 2 वजन है तो 4 की जगह वजन या वेट होएगा जी 8। ठीक है, अब हमने एफ डी और एफ सी का रेशो बताना था, तो वजन है 3 और 8, तो रेशो होएगा 8 और 3। वजन का रिवर्स होता है ना, अगर हमने बैलेंस क्रिएट करना है तो एफ डी एफ सी 8:3। ओके जी, कुछ डायमीटर तो नहीं है ना। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी कट्स क्यू आर एट एस। ठीक है भाई, ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी कट्स क्यू आर, ये एंगल बाइसेक्टर है जी, क्यू आर को एस पर काट देता है, एंड द सर्कल एट टी। इफ पी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अगर पी आर 5 सेंटीमीटर है, ये पहले भी एक बार ऐसे सेकेंडरी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शायद 2013-14 में या पता नहीं 15 में, 13-14 में पूछा जा चुका है। पी आर 5 है, पी एस 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 है, यहाँ तक। ठीक, एंड एस टी इज इक्वल टू 4, एस टी दिस इज इक्वल टू 4, देन द लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, तो हमने पी क्यू की लेंथ बतानी है। तो मजेदार क्वेश्चन है, बस आपको छोटी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करनी पड़ेगी। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो या तो आप क्यू से टी को मिला दो या टी से आर को मिला दो, दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, कैसे भी कर लो, डजंट मैटर। और सिमिलरिटी यहाँ पर यूज होगी। ठीक है, आप अपने घर पर खुद क्यू से टी को मिलाकर कर लेना। अब यहाँ पर ऐसे देखो, तो मुझे 2 ट्रायंगल दिख रही हैं, पी क्यू एस और ये बड़ी वाली ट्रायंगल पी टी आर। इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा है, और अगर मैं इस आर्क को देखूं, इस आर्क ने अगर यहाँ पर अल्फा बनाया है तो यहाँ पर भी अल्फा ही बनाया होगा। तो पी क्यू एस में 2 एंगल हैं, थीटा अल्फा खाली, इसमें भी 2 एंगल हैं, थीटा और अल्फा। तो 2 एंगल इक्वल होने पर तीसरा भी इक्वल, तो सिमिलर हो गई, तो सिमिलरिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, पी क्यू एस इज सिमिलर टू, तो मैंने कैसे लिखा पी क्यू एस, थीटा अल्फा खाली, तो उसमें भी ऐसे लिखूंगा थीटा अल्फा खाली, यानी कि पी टी आर। अब लग जाते हैं अपने काम पे। तो पी क्यू जो कि हमने निकालना है, पी क्यू बटे में पी टी, पी टी की वैल्यू पता है जी, हाँ पता है, 6 और 4 10 इज इक्वल टू क्यू एस, क्यू एस की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, और टी आर की वैल्यू भी मुझे नहीं पता, कौन लेना देना है हमारा इनसे कुछ भी नहीं है। पी एस, तो पी एस की वैल्यू है, जिनकी वैल्यू पता है उन्हीं से तो निकालोगे कुछ, और पी आर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, पी आर दैट इज 5। तो 5 का डबल 10 है, तो 6 का डबल 12 हो गया, दैट्स इट। ठीक है, ये है, बार बार मार खा के अब मैं 2 बार डायग्राम बनाना नहीं चाहता, थोड़ा सा तसल्ली से मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है हाँ जी, सी इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क पर है, यहाँ पर पॉइंट सी है। ओके, और ये मिलते हैं कहाँ पर, टेंजेंट्स ये डी पर मिलते हैं। इफ एंगल ए डी बी इक्वल टू 25, देन द एंगल ए सी बी, अगर ये 25 है तो 112 102.5 हो जाएगा, ऑप्शन सी ये वाला एंगल। बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताता हूँ मामला क्या है। देखो देखते हैं कि कहाँ से हम क्या रिलेट करेंगे, आपको मजा आएगा कि नहीं, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, इस कंसेप्ट में मजा आए तो। आपने ये चीज पहले डेफिनेटली पढ़ रखी है कि
अगर मैं यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स को मिलाऊं ऐसे, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये दिस विल बी 90 प्लस थीटा बाई 2। आप बोलोगे जी यहाँ पर रखिए। और अगर मैं इनको एक्सटेंड कर दूं तो, और ये वाला बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है ये जो मैं खींच रहा हूँ, और ये वाला बाइसेक्टर, काफी कॉमन क्वेश्चन है ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। अब मैं आपको एक बात बोलूं कि भाई एक बात बताओ मेरे को कि इस वाले एंगल का, यानी कि एंगल ए बी सी, एंगल डी और एंगल ई, इन दोनों का सम कितना है? आप बोलोगे जी इन दोनों का सम तो 180 है, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनी है ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनी है। आप बोलोगे जी हाँ। और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ये दोनों टेंजेंट्स हैं। ए बी ये एक टेंजेंट है, देखो बाहर से ऐसे जा रहा है, और ये ए सी ये भी टेंजेंट है, बाहर से ऐसे जा रहा है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब यहीं पर एक चीज मैं बना रहा हूं। मैंने एक सर्कल बनाया और इसका यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया, यहाँ पर एक टेंजेंट बना दिया। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी, और मैंने यहाँ पर ये एंगल ले लिया थीटा। अब मैंने आपको पूछा ये वाला एंगल बताओ, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वही तो एंगल है ना ये, कि अगर ये टेंजेंट्स हैं तो सर्कल में इसके पास वाला जो एंगल होगा, अरे ये तो एंगल बाइसेक्टर वाला वही कंसेप्ट है, 90 प्लस थीटा का हाफ है, तो यानी कि 90 प्लस थीटा का हाफ होगा। ठीक है, हाँ। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, आपके दिमाग में कई बातें फिर दौड़ेंगी कि सर ये तो ऐसे यहां पर भी हो सकता है, ये एंगल भी सेम हो सकते हैं। हाँ, ये सेम हो सकते हैं। मैंने यहां से ये उठाया, अगर यहां पर बन रहा है एंगल 90 प्लस थीटा का हाफ है, तो यहां पर बन रहा एंगल भी 90 प्लस थीटा का हाफ होगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का यहां इन सेंटर पर लाई होना जरूरी नहीं है, कई पॉइंट्स पर ये पॉइंट लाई कर सकता है। सर्कल में यहां पर कहीं पर भी लाई करेगा तो 90 प्लस थीटा बाई 2 है। तो अगर यहां पर ये पॉइंट डी है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहां पर 90 प्लस थीटा बाई 2 है तो ये क्या बोलते हैं, ये इन सेंटर पर ही होएगा, अंत केंद्र पर ही होएगा। नहीं, जब तक उसने सर्कल ड्रॉ कर रखा है तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा बाई 2 रहेगा उस सर्कल के ऊपर। और हाँ, ये भी उसी सर्कल के ऊपर यहाँ पर पॉइंट है। तो एग्जामिनर अगर कल को आपको ये क्वेश्चन भी दे दे कि भाई साहब ये वाला बताओ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। तो यही डायग्राम तो अपने क्वेश्चन के अंदर है, बस ये ऐसे टेढ़ा है। उसने दो टेंजेंट्स बनाए हैं और ये वाला एंगल पूछ लिया। तो अगर वो ये वाला पूछ लेता तो भी हम बता देते। मान लो ये 40 है, तो ये 90 प्लस हाफ ऑफ दिस, ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ दिस, यानी कि हो जाएगा 70। और वैसे ये आ जाएगा तो ये तो डेफिनेटली आ ही जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी ना। इनमें से कोई भी एक याद कर लो, दोनों याद करो, फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो मैंने बता दिया ये आए कहां से है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, डायरेक्टली 90 प्लस हाफ ऑफ दैट, इसका 10 12.5, तो 90 में 12.5 जोड़ोगे 102.5, वो इसलिए मैंने टिक कर दिया। डन है, बिकॉज एक बार इनको हाफ करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, अगर मैं हाफ करूंगा तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 55, वो हो जाएगा 73। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो आजकल आपके एग्जाम में जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बड़े बड़े काफी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप याद भी रख सकते हो, मैक्सिमम जितनों को आप याद रख सकते हो। अदरवाइज हम एग्जाम में इनको चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो पॉसिबिलिटी तो है एटलीस्ट। कई बार यूनिट डिजिट का सम ही मैच नहीं होता, स्क्वायर करके यूनिट डिजिट देखेंगे। मैंने स्क्वायर किया है पाइथागोरस थ्योरम, तो फिर क्यों चेक करें बड़ी बड़ी वैल्यूज। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहीं पर हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, यहीं पर हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल लोगे। उसके बाद क्या होगा, आपने 2 से डिवाइड कर रखा है, उसको 4 से डिवाइड करोगे एरिया को, ताकि एक्चुअल एरिया आ जाए, और उसको हम इक्वेट कर देंगे रेक्टेंगल के एरिया से। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि भाई ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, चलिए वैसे कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि है 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर के बराबर। तो अगर मैं 6 से काटूँ तो 16 पर जाएगा, 2 से काटूँ तो 8 पर जाएगा, तो ये हो गया 880। सच में ऐसा हो गया क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 12 8 4 ठीक 880। अरे ऐसे स्क्वायर रूट तो आना चाहिए था। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हुज साइड्स आर इन दिस रेशियो। ओके, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? 880 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने ठीक ही किया है, 4 48, 110 मैंने लिया है। अच्छा, रूट में है, रूट 55 है। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, तो 110 से अगर मैं 2 बाहर निकाल लूँ तो 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 55 है। ऑप्शंस को देख लेना भी वाइज रहता है, मैंने उनके ऊपर नजर ही नहीं मारी। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4 रूट 55। तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 का डबल 10, 10 एक्स। तो 10 एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 रूट 15। ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी ये बोल देगा कि ये जो सर्कल है और ये जो स्क्वायर है इनका पेरीमीटर सेम है। कभी कभी बोल देगा कि स्क्वायर के अंदर सर्कल रखा हुआ है, कभी कभी बोल देगा कि स्क्वायर के बाहर सर्कल रखा हुआ है। तो हम इन सारी कंडीशंस के लिए रेशियो याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 2-3 सेकंड लगते हैं भाई, एग्जाम में तुरंत निकल आता है। कैसे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर उसने क्या बोला है, एरिया ऑफ ए सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। तो जो भी उसने कंडीशन बताई है वो कंडीशन तुरंत अपनी नोटबुक पर बनाओ। और मैंने आपको एक चीज रटवा रखी है कि अगर सर्कल का रेडियस 7 हुआ, ठीक है, अगर सर्कल का रेडियस 7 हुआ
तो उसका एरिया कितना होगा, उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा 44, उसका एरिया कितना होगा 154। तो ये दिमाग में रखो। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन करो तो सर्कल के रेडियस को 7 मान लो मन ही मन में, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एरिया पूछ रखा है ना कि भैया एक का एरिया बता दिया, दूसरे का एरिया बताओ, तो तुरंत इनके एरिया का रेशियो निकाल लो। पेरीमीटर पूछा तो पेरीमीटर का मामला कर लेते। तो अगर रेडियस मैंने 7 मान लिया तो सर्कल का एरिया कितना होगा, तो भाई सर्कल का एरिया हो जाएगा 154। और स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 है जो कि स्क्वायर की साइड है, तो उसका एरिया हो जाएगा, सर्कल का इतना है, स्क्वायर का हो जाएगा 196। तो इसको आप 14 से काटो, 11, 14 से काटोगे तो 14, तो 11:14 रेशियो है, 11:14 रेशियो है इनके एरिया का। तो एग्जामिनर ने किसी भी एक का एरिया बताया है, किसका, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ एरिया, स्क्वायर का एरिया बताया है, यानी कि 14 की वैल्यू गिवन है, 11 की वैल्यू निकालो, 14 से इसको डिवाइड करो, 11 से मल्टीप्लाई करो, तो 11 × 17 दिस विल बी 187 प्लस 9 दैट विल बी 196 ना, हाँ 196 बटे में 11, ये 14 की वैल्यू तो मैंने 14 से डिवाइड की, 11 की निकालनी है तो इंटू 11, आंसर आ जाएगा 11 से 11 गया, 14 से 14 पर गया 14। अब आप बोलोगे कि सर आपने कन्वेंशनली क्यों नहीं किया, अगर स्क्वायर का एरिया इतना है तो स्क्वायर की साइड आ जाती है, उससे ज़्यादा इसका रेडियस हो जाता, लेकिन कई बार क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसी हो जाती हैं कि वैसे हमें डिफिकल्ट पड़ेगा, तो ये काफ़ी ईजी है। स्क्वायर का रेडियस 7 मानो, तो स्क्वायर का रेडियस 7 मानते ही, सॉरी सर्कल का रेडियस 7 मानो, सर्कल का रेडियस 7 मानते ही सर्कल का एरिया तो आपके सामने पड़ा है जी 154, और स्क्वायर का एरिया भी एक हिसाब से पड़ा ही है, 7 का डबल 14 का स्क्वायर 196, इनका रेशियो भी पड़ा ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कई क्वेश्चन के अंदर ये जो मेथड है टाइम बचाएगा आपका। आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ये हो सकता है कि भाई जो साइड इक्वल हैं उनका सम 16 हो, बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसने ये बोला कि किन्हीं भी दो साइड का सम 16 है, तो ऐसा भी तो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो सकता है ना जिसकी इक्वल वाली का सम 16 हो, या ऐसा हो सकता है जिसकी एक इक्वल वाली और एक अनइक्वल वाली उनका सम 16 हो। यानी कि मान लो अगर इक्वल वाली की वैल्यूज 2 बी एंड बी है तो ये क्या हो जाएगा, या फिर ए एंड ए है जो भी है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस बी, ताकि इन दोनों का सम 16 है, ठीक है, या इन दोनों का सम 16 है, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर मैं ए है, ए चलो जो भी इनको अलग अलग ट्रीट कर लेंगे, या एक ही ले लूँ, बिना वजह कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये ए मान लिया, ये ए मान लिया, तो 16 माइनस ए, तो या तो ये केस होगा या ये केस होगा। तो हम देख लेते हैं कि इस केस के तहत कितनी ट्रायंगल बन सकती हैं इन कंडीशंस को फॉलो करती हुई, और इन कंडीशन को फॉलो करते हुए कितनी ट्रायंगल बन सकती हैं। और ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों केसेस में 1 2 3 कुछ ट्रायंगल्स कॉमन हो, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो चलिए इसी देखते हैं। तो आपको कंडीशन तो पता ही है कि भाई ट्रायंगल की कोई भी जो साइड है वो बाकी दो साइड के डिफरेंस से तो बड़ी होती है, डिफरेंस से बड़ी होती है, और बाकी दो साइड्स के सम से छोटी होती है हमेशा। तो यहां पर हमें एक बात पता है, जो ए है ये थर्ड साइड मैंने मान ली, तो इन दोनों का डिफरेंस है 0, 0 से तो ये बड़ी होगी, और इन दोनों का सम है 16, 16 से छोटी होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें सारी ट्रायंगल मिल जाएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, जो वैल्यूज वो इस ट्रायंगल को बनाएंगी। तो यहाँ पर ए की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जी, तो जी यहाँ पर ए की वैल्यूज हो सकती हैं, 1 से स्टार्ट होंगी, 0 नहीं हो सकती और 16 नहीं हो सकती, 1 से स्टार्ट होंगी और 15 तक जाएंगी, है ना, 0 तो हो नहीं सकती, 1 से लेकर 15 तक, तो टोटल 15 वैल्यूज हैं, ओके जी, 15 वैल्यूज, 15 ऐसी ट्रायंगल यहाँ पर बन सकती है। यहाँ पर एक की जगह 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 15 रख लो, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अब मैं यहाँ पर भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 16 माइनस ए है, ये इन दोनों के डिफरेंस से तो बड़ा होएगा, यानी कि ए और ए का, और इसको जरूरी नहीं है ऐसे लेना, ए 16 माइनस ए कैसे भी ले लो आप, आपकी मर्जी है, बस इन दोनों का सम इक्वल कर दो, इक्वल और नॉन इक्वल का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 0, 0 से तो ये बड़ा होएगा 16 माइनस ए, और इन दोनों के सम से ये छोटा होएगा, यानी कि 2a से छोटा होएगा। तो बस मुझे यहाँ पर देखना है कि a की कितनी वैल्यू है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो एक तो ये कंडीशन हो गई इन पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई, ठीक है। तो भाई अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं a को इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा a इज लेस देन 16। एक बात तो यहाँ पर हम ये निकल कर आती है कि a जो है वो 16 से छोटा होना चाहिए, ओके जी। अब अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं और मैं a को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 3a, 3a इज ग्रेटर देन 16, 3a is greater than 16, यानी कि a is greater than 16/3, यानी कि 5/1/3, यानी कि a जो है वो 5/1/3 से बड़ा होना चाहिए, a की वैल्यू, तो 5/1/3 से बड़ा, यानी कि सबसे पहले इसकी वैल्यू 6 ही हो सकती है बिकॉज इंटीजर है, और 16 से छोटा यानी कि 15 हो सकती है। यहाँ पर a की वैल्यू अगर ऐसी हुई तो टोटल 15 में से 5 गए, यहाँ पर 10 वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर कैसी कैसी ट्रायंगल बनेगी, अगर a की वैल्यू 6 होगी तो 6, 6 और 10, अगर 7 हुई तो 7, 7 और 9, ठीक है। लेकिन यहां पर जब a की वैल्यू 8 होगी ना तो 8, 8, 8, और यहां पर जब a की वैल्यू 8 होगी तो 8, 8, 8। तो जनरली होता क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो दोनों केसेस में काउंट हो जाती है। तो क्या सर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर तो भाई आइसोस्केलस पूछी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम आइसोस्केलस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर हर एक वो ट्रायंगल आ जाएगी जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो। हम सिर्फ ये देखेंगे, हम सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुम्हारी किन्हीं भी दो साइड्स की वैल्यू सेम है, सामने से आंसर आया हाँ, लेकिन मेरी तीनों सेम है, हमें उससे मतलब नहीं है। क्या दो सेम है, हाँ, तो आ जाओ तुम आइसोस्केलस हो। तो हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोस्केलस है, ठीक है।
आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर दो तरह के ट्रायंगल होंगी, एक तो ऐसी जिनकी दो भुजाएं इक्वल है, एक ऐसी जिनकी तीनों ही भुजाएं इक्वल है, उनको भी हम आइसोस्केलस बोल सकते हैं। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल को हम डेफिनेटली लेंगे, लेकिन इन दोनों में से एक में लेंगे, लेकिन वो दोनों में काउंट होगी तो एक बार घटाना पड़ेगा। तो 15 और 10 25 में से एक गया 24 यहाँ पर आंसर। यहाँ पर एग्जामिनर ने 25 को ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन वो दे सकता है डेफिनेटली कल को। ठीक है, ऐसे करो, सर्कल का रेडियस 7 मान लो बस, और मैंने आपको बताया है जब भी रेडियस 7 होता है तो सर्कमफ्रेंस 44 होता है, एरिया 154 होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना है जी 44, ठीक है, एरिया कितना है 154, आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसका सर्कमफ्रेंस अगर 44 है तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, सेम तार से बना है 44, तो साइड कितनी होगी 11, अगर साइड 11 है तो एरिया कितना होगा 169, तो आपको इनके एरिया का रेशियो मिल गया, 169 लिख दिया मैंने 121, तो आपको इनके एरिया का रेशियो मिल गया। एक बार 11 से काट लो, अगर इसका एरिया 11 है तो इसका एरिया 14 है, उसने इसका एरिया देके इसका पूछ लिया, कभी कभी इसका देके इसका पूछ लेगा। अब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन इससे होएगा, जो भी क्वेश्चन सर्कल और स्क्वायर का आ रहा है ना, उसके अंदर वो, उसके अंदर वो, उसके बाहर वो, इनका एरिया इक्वल हो, इनका पेरीमीटर इक्वल हो, सारे क्वेश्चन इतने इजीली हो जाएंगे। अब 11 की जगह पर 169 है तो एक की जगह पर क्या होगा 169 बटे 11, 14 की जगह पर क्या होगा, एंड दैट्स इट। निकटतम उसने पूछा तो अभी बता देते हैं, 14 निम्न 126, 12 14 84 और 12 96, 14 और 23, 11 दूनी 22, एक कम 5, ऑप्शन 1। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, CHSL 2020 में ये पूछा। PO is produced to meet QR at U in the circle at S and PT is perpendicular to QR where T lies between Q and U, Q and U के बीच में T। अब कई बच्चों को इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं सर मेरा T जो है वो U और R के बीच में आ गया, तो कोई नहीं Q और R की जगह बदल दो, जहां पर आपने Q लिखा वहां पर R लिख दो, जहां पर R लिखा Q लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रायंगल को ऐसे टिल्टेड बनाओगे तो बात बन जाएगी, ऐसे बनाओगे तो वो बात नहीं बन पाएगी। Q और R की जगह बदल दो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ आई है तो। अब आगे करें, एंगल Q इज इक्वल टू 70, तो ये तो 20 हो गया साफ साफ, और मुझे पता है ये भी 20 हो गया। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि भैया अगर ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड खींची जाए और उसके सर्कम सेंटर पर, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अदरवाइज इसको यूज करने की जरूरत है नहीं वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन यूज करके भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एंगल R इज इक्वल टू 55, अब तीसरा एंगल आपको मिल ही सकता है पूरा, तो ये अगर 20 हो गया तो तीसरे एंगल में से 20 और 20 40 घटा देते तो TPS यही इन्होंने बोला है, ये अपना निकल आता। अदरवाइज हमें ये यूज करना पड़ेगा कि ये सेंटर से पास हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डायमीटर जो हो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये यूज करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो करते हैं जी। ओके, तो अगर मैं पूरे एंगल इसको निकाल दूं QPS को, उसमें से 20 घटा के आंसर आ जाएगा। इस QPS ये कहीं पर क्या बना रहा है वो मुझे देखना है, तो अगर मैं इनको ऐसे मिला दूं, अगर मैं S और R को मिला दूं तो PS डायमीटर है, डायमीटर यहाँ पर 90 बनाएगा, 90 में से 55 गया, इट विल बी 25। गलत कर दिया क्या मैंने, 9 में से 5 गए 4, तो 35। तो ये आर्क QS यहाँ पर 35 बना रहा है, तो ये आर्क यहाँ पर भी 35 बनाएगा, तो 35 में से 20 गए, ये वाला 15 हो जाएगा। अदरवाइज मैं क्या बोल रहा था कि ये 20 है तो ये भी 20 होएगा। देखो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लो AD क्या है एल्टीट्यूड, AF क्या है एंगल बाइसेक्टर, तो DAF होता है एंगल B और एंगल C के डिफरेंस का हाफ। एंगल बाइसेक्टर यानी कि इन सेंटर से पास हो रहा होगा, तो ऐसे ही अगर ये लाइन सर्कम सेंटर से पास हो रही हो तो भी एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, सर्कम सेंटर यानी कि बाहर वाले सर्कल का सेंटर, ये अंदर वाले सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा, ये इजीली प्रूव हो जाता है, आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन में, ये 20 है तो ये भी 20 होएगा, और 70 और 55 पता है तो ये पूरा एंगल पता होगा, 180 में से घटा के तो 40 घटाओगे उसमें से तो 15 आ जाएगा। एक और चीज बतानी चाहिए थी कि ऑल साइड्स आर विद इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब सारी जो भुजाएं हैं वो पूर्णांक हैं, उनकी साइड्स की लंबाई। ए और बी तो बता दिया इंटीजर, इफ एंड बी आर इंटीजर, वो तीसरी साइड भी इंटीजर होनी चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब इसको करो। तो इसने क्या बताया है कि एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स हैं ए और बी, जिनका प्रोडक्ट 24 है और ये दोनों इंटीजर है, तो बताओ टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो भाई साहब देखते हैं, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 24 है तो हो सकता है ये 1 हो, ये 24 हो, ये 2 हो, ये 12 हो। मैं 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 8 4 6 5 6, फिर से 6 और 4 आ गया। अब ये तो सेंस बनाता नहीं। अगर मैं आपको एक बोलूं बात, कि एक ट्रायंगल की साइड्स 3 4 5 है और एक और ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 4 3 5 है, तो बात तो एक ही है।
उसी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों ट्रायंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर तो होली बात, कितने भी बोल दो, फिर एक की 5 4 3 बोल दो, एक की 5 3 4 बोल दो, तो 4 6 और 6 4 ये एक ही बात है। ठीक है, तीसरी साइड मान लो 8 आई तो 4 6 8 6 4 8 एक ही ट्रायंगल बनेगी, है ना। इसके बाद आगे मैं लिखना कैंसिल कर देता हूँ। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ऐसी ट्रायंगल हो जिसकी एक साइड 1 हो, एक 24 हो, ये वाला केस। ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड 2 हो और एक 12 हो, तो भी तो नहीं रहा है। अब बोलोगे जी हाँ बन रहा है। तो पहले वाले केस में ऐसी कितनी ट्रायंगल पॉसिबल हैं जिनकी एक साइड 1 हो, एक साइड 24 हो। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें ट्रायंगल की दो साइड्स पता है, तो जो तीसरी साइड होती है ना एक्स, अगर दो साइड की लंबाई पता है तो उस एक्स की लंबाई उन जो बाकी दो साइड हैं उनकी लंबाई के डिफरेंस से तो बड़ी होती है और उनके सम से छोटी होती है। इनके बीच में पड़ती है एक्स की लंबाई, इनके डिफरेंस से बड़ी होती है, बराबर नहीं हो सकती, बड़ी सम से छोटी है, बराबर नहीं हो सकती। ये सिंपल कंसेप्ट है। अब देखना कैसे इसको उड़ा देते हैं। तो जो तीसरी साइड की लंबाई है वो इनके डिफरेंस से बड़ी, इनका डिफरेंस क्या है 23, 23 से तो बड़ी होगी, और सम है 25, 25 से छोटी होगी। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 23 के बराबर एक ही पॉसिबिलिटी है भाई, क्या 24? 24। अब आगे देखो, इनके डिफरेंस से बड़ी यानी कि 12 में से दोगे 10 से तो बड़ी, तो कहां से स्टार्ट होगी? 11 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और 12 और 2 14, 14 से छोटी यानी कि 13 हो सकती है, 14 नहीं हो सकती। तो 11 12 13 तीन ही पॉसिबिलिटी है। इनके डिफरेंस से बड़ी 8 में से 3 गए 5, 5 से बड़ी यानी कि 6 से स्टार्ट होगी, 8 और 3 11, 11 से छोटी यानी कि 10 तक जाएगी। 6 से लेकर 10 तक कैसे काउंट करोगे? 10 में से 5 घटा दो 5, एक पहले वाला घटा दो। इनके डिफरेंस से बड़ी 6 और 4 का डिफरेंस है 2 यानी कि 3 से स्टार्ट होगी, इनका समय 10 यानी कि 9 तक जाएगी। तो 9 में से 2 घटा दो 7, ये आ गया जी आंसर। ठीक है, आ चुका है, सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं, अदरवाइज मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका रेडियस मैंने मान लिया है जी आर। तो ये चीज तो आप जानते ही होंगे। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम बोलकर जो मैं आपको पढ़ाता हूं कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। पी से पहले पॉइंट पर जहां पर सर्कल काटा, फिर दूसरे पर काटा, फिर पहले पर काटा, फिर दूसरे पर काटा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो वही चीज मैं यहां पर लगाऊंगा कि पी बी यानी कि 8 इंटू पी ए यानी कि 12 और 8 20 इस इक्वल टू पी डी। तो ये पी डी क्या होगा? अगर ये पूरा 18 ही आर है तो ये हो जाएगा 18 माइनस आर। पी डी इंटू पी सी, अगर ये 18 ही आर है तो ये पी सी क्या हो जाएगा? 18 प्लस आर। तो यहां पर आएगा 18 माइनस आर इंटू 18 प्लस आर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 324 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर को इधर लाऊंगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव हो गया 20 160 वहां पर जाकर कटेगा, तो इसमें से 160 काटूंगा तो ये हो जाएगा 164। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये होता 169 तो 13 हो जाती, तो 169 से थोड़ा छोटा है तो 13 से तो थोड़ी छोटी होगी। इन्होंने बोला कि इसके निकटतम होगी, तो 13 से थोड़ी छोटी 12.4 तो नहीं होगी, देखो यही होगी 12.8। अगर आप बोलो सर मुझे तो ये एग्जैक्ट निकालना है, इफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 135, ओके सी। सी ए इज इक्वल टू 5√2, चार्टेड अकाउंटेंट उसकी हाइट है 5√2 एंड ए बी इज इक्वल टू 7। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ई बी। ई इसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट है, तो उन्होंने ई एफ की लंबाई पूछी है। तो भाई साहब ये तो आपको पता है कि साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनती है वो तीसरी साइड की लंबाई की आधी होती है। तो मुझे तीसरी साइड की लंबाई निकालनी है और उसको आधा कर दूंगा बस। तो इसके दो तरीके हैं जो फिजिबल है एग्जाम में। तो एक तरीका तो सबसे पहले आपको स्ट्राइक हो रहा होगा, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 25 और दूनी 50 माइनस 2ab 2 इंटू 7 इंटू 5√2 इंटू कोस थीटा, इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल। कोस 135 क्या होगा? कोस 90 प्लस 45। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये मैंने आपको बताया है, कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो वहां पर तो कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन 45। तो ये साइन बदल जाएगा इंटू साइन 45 होता है 1/√2। तो ये है जी तरीका। ये क्या हो गया? 70 तो ये हो गया 120 169। तो बीसी की लंबाई हो गई जी 13। अगर बीसी की लंबाई 13 है तो ई एफ की लंबाई हो जाएगी उससे आधी 6.5। दूसरा तरीका क्या है? थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहां पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इसको एक्सटेंड करके। जी हाँ, तो अगर ये 135 है तो ये क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और ये तो 90 है ही, परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या है तो यही 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर 90 के सामने 5√2 है तो ये पक्का 5 होगा और ये भी 5 होगा। आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये पूरा कितना हो गया? ये पूरा हो गया 12 7 5 12। तो 5 12 ये हो जाएगा 13, 5 12 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और अगर ये 13 है तो ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 का आधा 6.5।
क्लियर। तो फिर रोम्बस इज 8√3 इफ द अदर डायगोनल इज इक्वल टू द साइड। तो ये चीज़ हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई डायगोनल है 60 डिग्री वाला, अगर कोई रोम्बस है जिसका एक एंगल 60 डिग्री है, तो होता क्या है, उसका ये छोटे वाला डायगोनल साइड के बराबर होता है ए, और जो लंबे वाला डायगोनल है वो बराबर होता है a√3 के, या फिर √3a के, उसका √3 गुना। तो ये उसी की बात कर रहा है। अगर एक डायगोनल 8√3 है और दूसरा डायगोनल साइड के इक्वल है, दूसरा डायगोनल साइड के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि 60 डिग्री वाला रोम्बस है, दूसरा डायगोनल साइड के इक्वल है। तो ठीक है, तो अगर बड़ा डायगोनल 8√3 है तो ये 8 होएगा, ये वाला डायगोनल 8 होएगा ये पूरा। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, देन द एरिया। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 रोम्बस का, तो हाफ इंटू 8 इंटू 8√3। सिंपल सी बात है, 2 चौके 8, 8 चौके 32√3। ठीक है, तो ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इफ द अदर डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड। अगर आप बोलो सर मुझे याद ही ना हो तो ऐसे तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्यों नहीं कर पाओगे। उसने क्या बताया है कि एक डायगोनल साइड के इक्वल है, तो ये छोटे वाला ही होएगा, ये दूसरा बड़े वाला है, छोटे वाला साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। आप बोलोगे जी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तो आपको पता तो चल गया कि ये 60 वाला है, और फिर आप बड़े वाला डायगोनल निकालोगे यहाँ पर, तो आपको यही पता चल जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये हाइट है, और उसको डबल करेंगे हम। तो अगर साइड ए है तो हाइट क्या होती है, √3/2a, और डबल √3a, तो ये वाला डायगोनल क्या हो गया, √3a। यही तो उसने बताया है कि ये 8√3 है, ये आपको बताई है कि a है, फिर एरिया आ जाएगा 32√3 में। क्या मामला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ABBC यहाँ पर इसने क्या बताया है, इस भाई साहब ने बताया है कि 12, ये वाली साइड 8 और ये वाली साइड 10। उसने क्या बोला, उसने बताया है कि AD और CE बहुत ही ईजी है। अगर मुझे AD की लंबाई निकालनी है तो 12 और 10 22 माइनस 8 14 और 10 7, और CE की लंबाई निकालनी है तो 18 6 3 7:3 विल बी द आंसर। ऐसे आप एग्जाम में करेंगे, बहुत ही ईजी है, याद रखना भी बहुत ही ईजी है। मैं आपके लिए ईजी करूंगा, कैसे देखो। मान लो ये जो AD है ये A है, तो ये जो AF है ये भी A ही होएगा, एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट बराबर होती है लेंथ। सिमिलरली अगर BD B है तो ये BE है, ये भी B होएगा, ये C है तो ये भी C होएगा। आप बोलोगे जी हाँ। एग्जामिनर कभी कभी करता क्या है, एग्जामिनर कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है इस वाले पार्ट की वैल्यू बताओ मुझे, वो बोल देता है कि मुझे AD की लंबाई बताओ, तो जो लंबाई AD की है वही लंबाई AF की होगी, है ना। यानी कि वो आपसे इस A की वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे A की वैल्यू बतानी है, एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अगर मुझे ये वैल्यू बतानी है, अगर मैं इस पूरी लाइन को ले लूं, इस पूरी लाइन को AB, यहां पर A है और यहां पर B है, इस पूरी लाइन को ले लूं और इन दोनों का सम कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस में A प्लस C। तो मेरे पास B और C एक्स्ट्रा है, मुझे ये किसी न किसी तरह घटाना है, तो इन दोनों लाइन का मैं सम ले लूं AB प्लस AC, और इसमें से घटा दूं सामने वाली लाइन ये BC, तो क्या होगा, B और C कट जाएंगे, ये भी कट गया, ये C भी कट गया, सिर्फ ये बच जाएगा, तो मैं घटा दूं BC, तो जो A है वो 2 बार बच जाएगा, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दूं। यानी कि आपने करना क्या है, एग्जामिनर ने अगर आपसे ये पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों जिन साइड्स के अंदर इंक्लूडेड है, ये कौन सी साइड में इंक्लूडेड है, ए बी और ए सी में, उन दोनों साइड का सम करो और सामने वाली साइड घटा दो ताकि एक्स्ट्रा पोर्शन जो भी हो कट जाए, और 2 से डिवाइड कर दो। अगर कोई मुझे बोले कि भाई साहब बीडी की लंबाई क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि बीडी की जो लंबाई है, क्योंकि मुझे पता है कि बीडी और बीई तो सेम है, तो मैं ये दोनों साइड पिक करूंगा कि बी ए प्लस बी सी, सामने वाली साइड घटा दूंगा, माइनस ए सी डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सी बात। तो अब एग्जामिनर ने क्या पूछा, एग्जामिनर ने पूछा एडी, एडी और एई, तो मैंने क्या किया, 12 और 8 सॉरी 12 और 10 22 माइनस 8 14 बटे में 2 7, तो एडी की लंबाई क्या है जी, 7 है। सीई की लंबाई, तो मैंने क्या किया, 10 प्लस 8 18 माइनस 12 6 बटे 2 3, दैट्स इट। तो ये चीज याद रखोगे, क्लियर है, आगे से नहीं भूलोगे। जो टेंजेंट के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है ऐसे, ये बात तो श्योर है कि भाई दूसरी तरफ भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, कोड उतना ही एंगल बनाती है दूसरी तरफ, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। लेकिन इन्होंने बोला क्या है वो देख लेते हैं। इस 8√3, ठीक है, इस कोड की लंबाई जो है वो 8√3 है, यहां पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी, अच्छा अगर मैं सेंटर से यहां पर ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में, तो ये वाला एंगल तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना होगा, बिकॉज ये दोनों बराबर होते हैं रेडियस है, ये वाला भी 30 हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनती है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, अगर ये 30 और 30 है, 30 और 30 60, तो वो पूरा एंगल कितना होगा, मैं ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहा हूं, 30 और 30 60 है, तो 180 माइनस 60 120, ये पूरा एंगल 120 है, तो ये दो बराबर इसमें बैठेगा 60 और 60,
ना, यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर कोण के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो, और पूरी कोण की लंबाई कितनी है 8√3, तो एक हिस्से की कितनी होगी 4√3, तो 60 के सामने 4√3 है, तो 30 के सामने क्या होगा 4, और 90 के सामने क्या होगा 4 का डबल 8, तो आंसर विल बी 8। सिंपल। करने के और भी कई तरीके हैं। D and E are the points on side AB and AC such that AED is equal to ABC. This angle is equal to this angle. तो आप दो ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल AED और ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एक एंगल ये इक्वल दे दिया, और एक एंगल ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यानी कि छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर हो गई, दो एंगल अगर इक्वल हैं। और जब भी ऐसा केस होता है तो क्या होता है, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, बिकॉज ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये नहीं है कि ये वाला इसके इक्वल है, ये इसका पैरेलल वाला केस नहीं है, तो दिस साइड ट्विस्टेड केस है, तो दिस साइड बटे में दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बटे में ये पूरी साइड इज इक्वल टू DE बटे में BC, ऐसा होता है। अब हम देखते हैं क्या टिक है। AE इज इक्वल टू 6, BD इज इक्वल टू 2, DE इज इक्वल टू 3 एंड BC इज इक्वल टू 5। तो हमें एक बात तो पता चल गई, छोटी ट्रायंगल 3 है तो बड़ी ट्रायंगल 5 है, छोटी ट्रायंगल की साइड DE के कोरस्पॉन्डिंग BC है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो AB और AC का सम हमने निकाला है, AB और AC का तो इजीली निकालेंगे। छोटी ट्रायंगल की साइड 3 है तो बड़ी की 5 है, यहाँ पर छोटी ट्रायंगल की साइड 6 है, 3 का डबल 6 तो 5 का डबल 10, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो ये वाली साइड है, तो ये पूरी साइड 10 होगी, यानी कि ये 8 है। तो हमें AB की लंबाई तो पता चल गई 8 सॉरी 10, ये लिख देते हैं 10। अब छोटी ट्रायंगल की साइड अगर 8 है तो बड़ी की क्या होगी, यही हमने बतानी है, ठीक है। तो छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की साइड का रेशियो 3:5, छोटी ट्रायंगल की साइड अगर 8 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड है जी AC, तो आपको AC की लंबाई भी पता चल जाएगी AC, तो AC क्या हो जाएगी 40/3, और यही आपने निकालना है 10 + 40/3 70/3, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। इजी है। सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P एंड आल्सो टचेस AB एंड AC प्रोड्यूस, AB और AC को प्रोड्यूस करने पर, तो मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया ट्रायंगल। साइड BC को ये टच कर रहा है P पर, और AB और AC प्रोड्यूस को टच कर रहा है Q और R पर। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, वो क्या है, वो 2 इंटू लेंथ ऑफ टेंजेंट्स के बराबर है। या तो आप टेंजेंट AQ पकड़ दो या AR पकड़ दो, इज इक्वल टू AQ प्लस AR। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर A से लेकर B तक A है, A से लेकर B तक, और B से लेकर P तक B है, और P से लेकर C तक ये C है, तो देखो इसको हमारा बोलिए, मान लो B से लेकर P तक B है, तो ये B है तो ये भी B होएगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। CP इज इक्वल टू CR, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, तो अगर ये C है तो ये भी C होएगा, तो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर क्या होगा, ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर होगा AB प्लस AC प्लस B प्लस C, है ना, AB प्लस AC प्लस B प्लस C। अब देखो अगर मैं AB के अंदर B जोड़ दूं, AB के अंदर B जोड़ दूं, AB और ये B, तो ये बन जाता है AQ, और AC के अंदर अगर मैं AC जोड़ दूं तो ये बन जाता है CR, सॉरी AR। तो इस वाले टेंजेंट और इस वाले टेंजेंट का अगर हम सम करें तो इस ट्रायंगल का पूरा पेरीमीटर आ जाता है। क्यों, क्योंकि इस टेंजेंट की लेंथ के अंदर इस ट्रायंगल की ये साइड आई और दूसरी वाली साइड का इतना हिस्सा आ गया, और इस टेंजेंट के अंदर इस ट्रायंगल की ये साइड आई और जो बचा खुचा हिस्सा है वो आ गया इस पूरे टेंजेंट के अंदर, तो इसलिए दोनों टेंजेंट्स की लंबाई का सम इस ट्रायंगल के पूरे पेरीमीटर को कवर कर लेता है, और दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं, तो किसी भी एक टेंजेंट की लंबाई को भी डबल कर दोगे तो ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। इसी चीज को वो यूज करता है। पेरीमीटर क्या है 14.1, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ AQ, तो AQ की लेंथ क्या होगी, तो AQ क्या है, AQ है जी एक टेंजेंट, तो हमें तो पता है इस टेंजेंट की लंबाई पेरीमीटर से आधी है, इस टेंजेंट की लंबाई का डबल पेरीमीटर, तो उसको हाफ कर दो 14.1 को, दैट्स इट। अब इसको कई बंदे बिकॉज ये 14.10 है तो इसको 7.5 कर देंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है और ये मैंने ही बदला है ये ऑप्शन, ठीक है। ये एग्जाम में था नहीं, एक्चुअल में तो ये होगा ना 7.05 हाफ करोगे तो 705। मेंस में काफी टाइम होता है, आप ठीक से मैनेज करो तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे लिए इजी और देखे हुए होते हैं, ठीक है। तो मतलब 6-7 मिनट लग गए थे वो चीज सोचने में कि यार कैसे होगा कैसे होगा। देखो DE and F are feet of perpendiculars from the vertices A, B and C। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कहने को तो मैं ये बोल सकता हूँ बी साइड में कर दिया था, बात ये बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको इंटिमिडेट करेंगे, कुछ क्वेश्चन है एक्चुअल में जिनमें लाइक वो टाइम टेकिंग है, फर्स्ट टाइम देखोगे तो हो सकता है वो 3-4 मिनट में ना स्ट्राइक हो, 5 मिनट में भी ना स्ट्राइक हो, तो आपने उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना और अपने ऊपर डाउट नहीं करना, सबने तो कर दिया होगा मैं ही रह गया भाई। कई चीजें एक्चुअल में ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम देखेंगे तो टाइम लेंगी, तो खुद के ऊपर डाउट मत करना, सबसे पहले डाउट खुद के ऊपर ही करते हैं कैंडिडेट, मैं ही कमजोर हूँ, उसे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है फाइनली। तो मैं इसलिए चीजों को ऑनेस्टली आपके साथ बताने में विश्वास रखता हूँ, ठीक है। झूठ बोलने का क्या फायदा, क्योंकि मैं बढ़िया हूँ, ये चीजें मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर करके प्रूव कर दी और मैं बढ़िया टीच करता हूँ, ये चीज आप लोगों ने प्रूव कर दी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देके तो चीजें प्रूव हो गई है, मुझे हर एक क्वेश्चन के साथ चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, झूठ बोल बोल के वो भी, ठीक है। तो ADBECF ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर्स के फीट है। आगे इन्होंने क्या बताया, इफ एंगल BED एंड BFE आर 24 BED, अगर ये 24 है तो ध्यान से सुन लो,
अगर ये 24 है, ये पूरा 90 था, तो फिर ये कितना हो जाएगा भाई? 90 में से गया 66 हो जाएगा ना? ठीक है। एंड 110, BFE 110 है, BFE। अगर ये BFE 110 है, ये BFE, तो 90 तो यहाँ पर हो गया, ये नीचे, ये 20 ऊपर होएगा और ये बाकी 70 होएगा। अभी तक मैं इतनी चीजें बता दी। अगर ये पूरा 110 है तो 90 तो यहाँ पर हो गया, 90 और 20 110, ऊपर वाला 20 होएगा। ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल EBF? तो EBF हमें इसका मेजर चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं इसमें करना क्या है। मेरे को मजा आया ये क्वेश्चन करके। आपको एक बात पता है कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा? आप बोलोगे जी हाँ पता है। तो फिर ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर ऐसे ये 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि सेमी सर्कल के अंदर है, और यहाँ से एक और 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि ये दोनों ऐसे सेमी सर्कल के अंदर है। बहुत बढ़िया बात। तो इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक सेमी सर्कल खींच सकता हूँ जो इन दोनों से पास होगा और जिसका हाइपोटेन्यूज BC होगा। सिमिलरली मैं एक और सेमी सर्कल यहाँ पर खींच सकता हूँ ऐसे। सिमिलरली मैं एक और सेमी सर्कल यहाँ पर खींच सकता हूँ। कौन से रंग से खींचूं? बस इस कंफ्यूजन में हूं मैं, अदरवाइज खींच तो सकता हूँ। ये नहीं है कि तीनों सेमी सर्कल खींचने जरूरी है, ठीक है, बट मैं खींच सकता हूँ अगर जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको हिंट दे दी है, अब ट्राई करोगे आप कर सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या खींचा? मैंने ये खींचा, खींच लिया जी। उसने मुझे क्या क्या चीज दे रखी है? उसने मुझे दे रखी है 20 डिग्री और 24 डिग्री। ये दो चीजें मुझे यूज करनी है, 24 या 66 जो भी यूज कर लो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये सेमी सर्कल खींचा और मुझे ये एंगल बताना है, तो मुझे एक बात बताओ, इस ब्लू वाले सेमी सर्कल में ये वाला आर्क CE यहाँ पर एंगल बना रहा है 20, यहाँ पर एंगल 20 बनाएगा। आप बोलोगे जी हाँ। तो मुझे ये एंगल अगर बताना है तो या तो क्या बोलते हैं, मैं इस पूरे एंगल को बताऊं या ये वाला कहीं से बताऊं। तो मैंने 20 तो यूज कर लिया, मैंने 24 यूज नहीं किया। अब इस 24 को कैसे यूज करूं? 24 को 66 को कैसे यूज करूं? तो फिर ये यहाँ पर था, इसलिए मेरे को इसमें टाइम लग गया था कि भाई अच्छा यहाँ से भी एक सेमी सर्कल खींच दूं। फिर बाद में ध्यान आया कि इसको कैसे यूज करूं यार, कैसे? फिर पता लगा अरे यहाँ पर खींच देते हैं, यहाँ पर खींचने से 20 यूज हुआ, यहाँ पर खींचने से 24 यूज हो जाएगा। अब बन गई बात। अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप ग्रीन वाले सेमी सर्कल को देखोगे तो ग्रीन वाले सेमी सर्कल के अंदर अब ऐसे देखो। अब इसको करने के कई तरीके हैं, उनमें से कोई भी एक मैं पिक कर लूंगा, 2 सर्कल खींचने के बाद। तो ये क्या होगी? ABDE, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, और इसका ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये कितना है? ये 66 है। तो ये वाला एंगल भी 66 होगा। 66 में से 20 गए 40, 66 है। 66 माइनस 20 46। देखो भाई, वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 39 और इसका जो डायगोनल है दैट इज 89। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसीलिए लिया बिकॉज ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 39, 80 और 89। अगर आपको इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा लेते, ये आ जाता। अगर आगे से आप याद रख सकते हो 39, 80 और 89, ये एक्चुअल में एग्जाम में आया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड? तो फील्ड का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 80 इंटू 39। यही इन्होंने पूछा है क्या? बस सब ट्रायंगल का एरिया पूछा है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस बता दिया। इसके लिए आप तरह तरह के फॉर्मूले भी रट सकते हैं अजीब अजीब से, या फिर एक बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग में आपको बताता हूँ। देखो, आपको इन रेडियस गिवन है और सर्कम रेडियस गिवन है, आपने एरिया निकालना है। तो एरिया के 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर इन रेडियस यूज करना है तो R इंटू S, ठीक है, और अगर सर्कम रेडियस यूज करना है तो ABC/4R। तो देखो यहां पर तो मुझे सिर्फ S निकालना होगा, सारी साइड्स के सम का हाफ। यहां पर मुझे सारी साइड्स निकालनी होंगी, ठीक है। इनमें से एक फॉर्मूला यूज होगा। R मेरे पास है, छोटा r मेरे पास है। मैं आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग बता देता हूं। देखो, और यहां पर बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर अगर सर्कल खींचोगे तो क्या होएगा? वो एक हाइपोटेन्यूज जो है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो डायमीटर का काम करेगा, ये आपको पता होगा। सेमी सर्कल के अंदर ही 90 डिग्री का एंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप सर्कल खींचोगे तो यहां पर एक स्क्वायर बनता है ऐसे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इस सर्कल का इन रेडियस R है, अगर सर्कल का रेडियस R है तो ये भी R होएगा, ये भी R होएगा, ठीक है जी। और यहां से लेकर यहां तक अगर मैं लंबाई मान लूं A, तो यहां से लेकर यहां तक भी A होएगी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगी? क्योंकि सेम पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स की लंबाई सेम होती है। अगर यहां से यहां तक B मान लूं तो यहां से यहां तक भी B होएगी। आप बोलोगे जी हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का हाफ। तो इसके पेरीमीटर के अंदर 2 A हैं, 2 B हैं, 2 R हैं। तो सेमी पेरीमीटर के अंदर एक R होगा, एक A होगा, एक B होगा। तो सेमी पेरीमीटर है R प्लस A प्लस B। और ये जो A प्लस B है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? इन दोनों से मिलता है भाई साहब इसका हाइपोटेन्यूज। इसकी जगह अगर मैं हाइपोटेन्यूज लिख दूं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग रहे कि ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम इन रेडियस के अंदर हाइपोटेन्यूज को जोड़ दें। क्योंकि पेरीमीटर बनाने के लिए 2 बार तो ये चीज चाहिए, 2 बार ये चीज चाहिए और 2 बार ये चीज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज के अंदर ये एक बार आ जाती है, ये भी एक बार आ जाती है, और जो बची हुई चीज है वो ये R है।
तो आर और हाइपोटेन्यूज को उठाकर सेमी पेरीमीटर बन जाता है एस इज इक्वल टू आर प्लस एच, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? यहीं से आप ऐसे भी कर सकते हो, एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूज जो है वो 2r होता है, सर्कम रेडियस का डबल होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, अगर आपका दिल करे तो, ठीक है, अदरवाइज इट इज एनफ। तो अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास ये आर है, ठीक है जी, और मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है उस ट्रायंगल का। हाइपोटेन्यूज क्यों है, बिकॉज मेरे पास कैपिटल आर पड़ा है, कैपिटल आर का डबल होता है हाइपोटेन्यूज, तो मेरे को एस मिल जाएगा, एस मिल गया तो एरिया ही मिल जाएगा। अगर कुछ डाउट रह गया तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास इन रेडियस है, यहाँ पर मेरे पास सर्कम रेडियस है, तो मेरे को एच मिल गया जो कि 25 होएगा। और मेरे को एक बात पता है कि सेमी पेरीमीटर बनाने के लिए आर और एच इनका सम करना है, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 25 और 3 28। और मुझे एक बात पता है कि एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। कोई भी फैंसी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। 84 देखो, मेरे को सारे फैंसी फॉर्मूलाज आते हैं, सारे फैंसी फॉर्मूलाज मुझे पता है, एक आधे में